मध्यकालीन भारत में इसमें पहला चैप्टर है भारत और संसार। भारत और संसार से पहला क्वेश्चन है कि मध्यकाल से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। दो कथन है आपके पास और आपको बताने कि इन दोनों में से कौन सा सही है, पहला या दूसरा, या फिर दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। फर्स्ट है स्टेटमेंट कि भारत में बोली जाने वाली वर्तमान काल की सभी भाषाओं का विकास मध्यकाल में हुआ। और दूसरा है मध्यकालीन साहित्य आरंभ में ताड़पत्रों और भोजपत्रों पर लिखे गए, पर 13वीं सदी से ये कागज पर लिखे जाने लगे। तो क्या ये दोनों ही सही है? तो आपका जवाब होगा कि हाँ, मध्यकाल से संबंधित ये दोनों ही कथा पूर्णतः सत्य है। भारत में बोली जाने वाली वर्तमान काल की सभी भाषाओं का विकास हुआ मध्यकाल में। आज प्रयोग में आने वाले खाद्य पदार्थ एवं वस्त्र इसी काल में लोकप्रिय हुए हैं। मध्यकाल के इतिहास को जानने के लिए विभिन्न प्रकार के साहित्यिक साधन प्राप्त हैं। ये साहित्य आरंभ में ताड़पत्रों और भोजपत्रों पर लिखा गया था और 13वीं शताब्दी से कागज पर लिखा जाने लगा, और इन पुस्तकों में से अनेक अब तक मौजूद हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? पहला है पहले 4 खलीफाओं के बाद उमैयदों का शासन आया था। किसका? उमैयदों का शासन आया और तथा इसके पश्चात बगदाद के अब्बासी खलीफाओं ने शासन किया। तो क्या ये सत्य है? आप बताइए। दूसरा है कि हारून उल रशीद उमैयद खलीफाओं में से थे। और तीसरा है कि उमैयदों ने दशमिक से शासन किया। तो क्या ये तीनों सही है? तीनों तो सही नहीं है। पहला है, दूसरा है कि पहला तीसरा है, या बताइए पॉज करके। तो आपका जवाब होना चाहिए कि पहला और तीसरा सत्य है, बाकी दूसरा गलत है। क्यों गलत है उसे हम समझते हैं। पहले जो 4 खलीफा हजरत मोहम्मद के साथी थे, उनके बाद उमैदों का शासन काल आया। ये दशमिक से शासन करते थे, जो कि तीसरा सत्य है। उमैदों के बाद अब्बासी वंश के शासकों ने बगदाद से शासन किया। हारून उल रशीद, जिनका दरबार सारे संसार में प्रसिद्ध था, बगदाद के खलीफा थे। ठीक है, क्या थे? बगदाद के खलीफा थे। और इसने सेकंड ऑप्शन में लिखा हुआ था कि हारून उल रशीद जो थे वो उमैदाओं खलीफाओं में से थे, तो वो असत्य था। अगला प्रश्न है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? पॉज करिए और इसको पढ़िए। 9वीं शताब्दी से अब्बासी खलीफाओं की शक्ति में वृद्धि हुई। दूसरा है 15वीं और 16वीं शताब्दी के यूरोप में विद्या का विकास करने में अरब निवासियों के ज्ञान का महत्वपूर्ण हाथ है। तो क्या ये दोनों सही है? तो आपका जवाब होगा कि नहीं, केवल दूसरा सही है। पहला वाला गलत है, क्योंकि 9वीं शताब्दी में अब्बासी खलीफाओं की शक्ति घट गई थी। उनका राज्य क्षेत्र जो प्रांतों में विभाजित था उनके नियंत्रण में न रहा और सभी प्रांत स्वतंत्र हो गए। उन प्रांतों में गजनी और गौर के प्रांत भी थे, जबकि दूसरा जो स्टेटमेंट आपने देखा वो सही था। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। 3 कथन है, इसको पढ़िए। बारूद, कागज और कंपास बनाने की तथा छापने की कला आदि अब चीन से यूरोप में पहुंचे। मंगोलों ने इस्लाम धर्म को स्वीकार कर लिया, अतः उन्होंने चीन के कुछ भागों और मध्य एशिया में रहने वाली जातियों को इस्लाम धर्म को मानने वाला बना दिया। और तीसरा है कि चीन के व्यापारी केवल रेशम मार्ग का प्रयोग करते थे। तो इन तीनों में से आप बताइए कि कौन सा स्टेटमेंट आपके हिसाब से सही होना चाहिए। तो आपका जवाब होगा कि पहला और दूसरा सही है। ठीक है, क्यों सही है? क्योंकि चीन के व्यापार में केवल पहला और दूसरा सही है, लेकिन तीसरा गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि चीन के व्यापार में केवल रेशम मार्ग का ही प्रयोग किया जाता था। ठीक है, इसलिए तीसरा गलत है। चीन के व्यापार केवल रेशम मार्ग का प्रयोग करते थे और रेशम मार्ग का ही प्रयोग नहीं किया जाता था, जो कि तीसरे स्टेटमेंट में था, तो वो गलत है इसलिए। बल्कि चीन के व्यापारी जो थे वो जहाजों से भी अपना सामान ले जाते थे। अगला चैप्टर है सेकंड, दक्षिण भारत के राज्य, जो कि 800 ईस्वी से 1200 ईस्वी तक था। प्राचीन काल की अपेक्षा मध्यकाल में भारत के उत्तरी एवं दक्षिणी अर्ध भागों के मध्य अधिक निकटता के संबंध के क्या कारण थे? अधिक निकटता के संबंध के कारण थे। पहला स्टेटमेंट है कि दक्षिण भारत के उत्तरी राज्यों ने अपने राज्य गंगा घाटी तक स्थापित करने के लिए प्रयास किया था। दूसरा है कि दक्षिण भारत के धार्मिक आंदोलनों ने उत्तर भारत को भी प्रभावित किया। और तीसरा है कि दक्षिण भारत के बहुत से ब्राह्मण उत्तर भारत में आकर के बस गए। तो बताइए कौन सा आपके हिसाब से ये सही होना चाहिए? तो आपका जवाब होगा कि पहला और दूसरा सही है, लेकिन तीसरा गलत है। क्यों सही है और क्यों गलत है? मध्यकाल में इस विशाल देश के उत्तर एवं दक्षिण राज्य एक दूसरे से उस प्रकार अलग नहीं रहे जिस प्रकार वे प्राचीन काल में थे। इस समय विंध्य पर्वत श्रृंखला और दक्कन उत्तर भारत और दक्षिण भारत के बीच संबंध स्थापित करने का साधन बन गए थे। मध्यकाल में इन राज्यों की निकटता के 3 प्रमुख कारण थे।
क्या क्या? पहला ये था कि दक्षिण भारत के उत्तरी राज्यों ने अपने राज्य अधिकार को गंगा नदी की घाटी तक फैलाने का प्रयत्न किया। दूसरा, दक्षिण भारत के धार्मिक आंदोलन उत्तर भारत में भी लोकप्रिय। और तीसरा ये था कि उत्तर भारत के बहुत से ब्राह्मण दक्षिण भारत में जाकर के बस गए, जिससे मेल जोल की भावना में वृद्धि हुई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण भारतीय राज्यों से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करिए। पहला कथन है, 10वीं सदी में दक्षिण प्रायद्वीपीय क्षेत्र के उत्तर पश्चिमी राष्ट्रकूट सर्वाधिक महत्वपूर्ण राज्य था। दूसरा है कि दक्षिण भारत के चोल शासकों का राज्य तंजौर के आसपास विस्तृत था। तीसरा है कि दक्षिण भारत के पांड्य शासकों का राज्य आधुनिक मदुरै क्षेत्र के चोल साम्राज्य के दक्षिण में था। और चौथा है कि 12वीं शताब्दी के आसपास दक्षिण भारत में कई नए राज्यों का उदय हुआ जो कि परस्पर चोल शासकों से प्रतिस्पर्धा करते रहे। तो बताइए कि इनमें से कौन सा सही है? तो आपका जवाब होना चाहिए कि दक्षिण भारतीय राज्यों से संबंधित ये सारे ही, ये चारों ही कथन बिल्कुल सत्य हैं। अगला है, दक्षिण भारत के चोल शासकों से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करिए। चोल साम्राज्य की स्थापना करने वाले शासकों में विजयालय प्रमुख था। चोल साम्राज्य के शासक परांतक प्रथम ने पांड्य राजा को हराया था। चोल शासक राजराज प्रथम ने समुद्र के रास्ते मालदीव और श्रीलंका पर सफल आक्रमण किए। और चौथा है, राष्ट्रकूट राजा कृष्णदेव द्वितीय ने परांतक प्रथम को पराजित किया था। तो बताइए कि इन चारों में से कौन सा सत्य है? तो आपका जवाब होगा कि चारों ही बिल्कुल सत्य है। चोल शासक विजयालय साम्राज्य की स्थापना करने वाले आरंभिक चोल शासकों में प्रमुख था। अन्य प्रमुख शासक परांतक प्रथम, जिसने कि पांड्य राजा को जीता और मदुरै कोंडवन की उपाधि धारण की थी। हालांकि परांतक हालांकि परांतक प्रथम को राष्ट्रकूट शासक कृष्ण द्वितीय से पराजय भी झेलनी पड़ी थी। परांतक प्रथम ने राज्य में कृषि को प्रोत्साहित किया व सिंचाई के लिए नहरों का निर्माण कराया था। चोल शासक राजराज प्रथम चोल साम्राज्य का एक प्रसिद्ध शासक हुआ था। वो एक कुशल सेना संचालक व महत्वाकांक्षी था। उसने पांड्य और चेर वंश के राज्यों पर आक्रमण किया। उसने उत्तर की ओर आधुनिक आंध्र प्रदेश के वेंगी क्षेत्र पर आक्रमण किया। समुद्र विजय की दृष्टि से राजराज ने मालदीव और श्रीलंका नामक द्वीपों पर सफल अभियान किए। समुद्री विजय से चोलों का पश्चिम एशिया से व्यापार बढ़ गया। अरब व्यापारी भी इसी रास्ते व्यापार करने भारत आते थे। इस समय चीन, मालदीव और लंका व्यापार के प्रमुख केंद्र थे। श्रीलंका। आगे बढ़ते हैं, चोल शासक राजेंद्र प्रथम से संबंधित कथनों पर विचार करिए। पहला है कि राजेंद्र प्रथम ने उड़ीसा के रास्ते गंगा नदी के तटीय राज्य बंगाल पर आक्रमण किया। दूसरा है, दक्षिण पूर्व एशिया अभियान के अंतर्गत उसने श्री विजय को पराजित किया। तो बताइए कि दोनों में से कौन सा सत्य है? तो आपका जवाब होगा कि दोनों ही सही है। राजेंद्र प्रथम चोल शासक राजराज का पुत्र था। राजेंद्र प्रथम चोल साम्राज्य का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक था। उसने दक्षिण प्रायद्वीप में अनेक युद्ध लड़े थे। राजेंद्र प्रथम के 2 समुद्री युद्ध बड़े ही साहसिक और वीरतापूर्ण थे। प्रथम था जिसमें कि उसकी सेनाएं पूर्वी भारत के समुद्र तट से होकर के उड़ीसा को पार करती हुई गंगा नदी तक पहुंची थी, जहां उन्होंने बंगाल में शासन करने वाले पाल वंश के राजा का आतंकित किया था। पाल वंश के राजा को आतंकित किया था। राजेंद्र का उत्तर भारत का ये युद्ध अभियान 700 वर्ष पूर्व किए गए समुद्रगुप्त के दक्षिण भारत के युद्ध अभियान के समान ही था। राजेंद्र प्रथम का दूसरा साहसपूर्ण युद्ध दक्षिण पूर्व एशिया का था। इस क्षेत्र में व्यापार के लिए भारतीय जहाजों को मुलक्का की जल संधि से होकर के गुजरना पड़ता था। उस समय इस पर श्री विजय का अधिकार था। इस राज्य के अंतर्गत मलाय प्रायद्वीप और सुमात्रा का द्वीप भी आता था। भारतीय व्यापारियों की मालदह क्षेत्र में श्री विजय के व्यापारियों द्वारा बाधा डालने के कारण राजेंद्र प्रथम ने इस राज्य पर आक्रमण करके श्री विजय को पराजित किया। उसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि श्री विजय ने भारतीय जहाजों को उस जल मार्ग से सुरक्षा के साथ में यात्रा करने की आज्ञा दे दी। अगला प्रश्न है कि चोलों की प्रारंभिक राजधानी कहाँ पे थी? चोलों की प्रारंभिक राजधानी थी तंजौर में। चोलों का राज्य कोरोमंडल तट और दक्कन के कुछ भागों तक विस्तृत था। चोलों की प्रारंभिक राजधानी तंजौर थी। बाद में आधुनिक चेन्नई के निकट कांचीपुरम को राजधानी बनाया गया और कुछ समय बाद गंगईकोंड चोलपुरम भी चोलों की राजधानी रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। चोल शासन प्रणाली से संबंधित कथनों पर विचार करिए। क्या क्या कथन है आपके सामने? पॉज करिए और पढ़िए। राजा सर्वाधिक शक्तिशाली व्यक्ति होता था। राज्य को प्रांतों को वलनाडु और वलनाडु को गांवों में विभाजित किया जाता था। ग्राम प्रशासन चोलों की महत्वपूर्ण प्रशासन विशेषता थी।
चोलों की आय के प्रमुख साधन युद्ध से जीती हुई राशि होती थी। तो बताइए ये चारों में से आपको कौन सा लग रहा है कि सही होना चाहिए। तो आपका जवाब होगा कि सिर्फ पहला, दूसरा और तीसरा सही है, बाकी चौथा आपका गलत है कि चोलों की आय के प्रमुख साधन युद्ध से जीती हुई राशि हुआ करती थी। ऐसा इसलिए क्योंकि चोलों की आय के प्रमुख साधन भूमि और भूमि की उपज पर लगाए गए कर और व्यापार कर थे, ना कि युद्ध से जीती हुई राशि थी, इसलिए चौथा कथन गलत है। बाकी पहला, दूसरा सही है। पहला था कि राजा सर्वाधिक शक्तिशाली व्यक्ति होता था, तो चोल राज्य में राजा सर्वाधिक शक्तिशाली व्यक्ति होता था, हालांकि वो अपनी मंत्री परिषद से सलाह मशवरा करके अपना शासन संचालन करता था। दूसरा कथन आपसे कहा था कि राज्य को प्रांतों में, प्रांतों को वलनाडु में और वलनाडु को गांवों में विभाजित किया गया था। तो चोल राज्य को प्रांतों में विभाजित किया गया था जैसे कि मंडलम कहते थे। प्रत्येक मंडलम को वलनाडुओं में और वलनाडुओं को गांवों में विभाजित किया गया था। ग्राम प्रशासन चोलों की महत्वपूर्ण प्रशासन व्यवस्था थी, विशेषता थी। गांवों का प्रशासन स्वयं ग्रामवासियों द्वारा किया जाता था। गांव वालों की एक ग्राम परिषद होती थी। ठीक है। उत्तर मेरूर से प्राप्त लेखों के आधार पर ग्राम सभा का उल्लेख मिलता है। ग्राम सभा कई समितियों और उप समितियों में बटी रहती थी। ग्राम सभा के सदस्य लॉटरी के द्वारा चुने जाते थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चोल काल के समाज से संबंधित कथनों पर विचार करिए। पहला कथन है कि चोल काल में ब्राह्मण सम्मानीय लोग थे, जिन्हें कि राजा की भूमि और ग्राम उपहार के रूप में मिलते थे। दूसरा है कि चोल व्यापारी दक्षिण पूर्व एशिया और पश्चिम एशिया तक व्यापार करते थे। तीसरा है कि शूद्रों की स्थिति इस समय मजदूरों और किसानों से बेहतर थी। चौथा है कि ब्राह्मणों को दान किए गए ग्राम मणिग्रामम कहलाते थे। तो बताइए कि इनमें से कौन कौन सा सही है। तो आपका जवाब होगा कि केवल पहला और दूसरा सही है, तीसरा और चौथा गलत है कि शूद्रों की स्थिति इस समय मजदूरों और किसानों से बेहतर थी और ब्राह्मणों को दान दिए गए ग्राम मणिग्रामम कहलाते थे। ये दोनों आपका सही नहीं है, बाकी पहला और दूसरा सही है। चोल काल में ब्राह्मण और व्यापारी सम्मानीय लोग थे। ब्राह्मणों को राजा से भूमि और ग्राम उपहार में मिलते थे, जिससे कि ब्रह्मदेय उपहार कहते थे। चोल राज्य में व्यापारी बड़े संपन्न हुआ करते थे। उनका चीन, दक्षिण पूर्व एशिया और पश्चिम एशिया के साथ में व्यापार होता था। कुछ व्यापारी मिलकर के एक व्यापार मंडल बना लेते थे, जिसको कि मणिग्रामम कहा जाता था। इसलिए चौथा गलत है। चौथा कहा गया कि ब्राह्मणों को दान दिए गए ग्राम को मणिग्रामम कहलाता था। इस समय नगरों के मजदूर और गांवों के किसान प्राय बहुत गरीब होते थे, ना कि उनकी स्थिति बेहतर होती थी। शूद्रों की स्थिति समाज में सबसे दयनीय थी। अगला प्रश्न है, 1077 ईस्वी में कुलोत्तुंग प्रथम के शासनकाल में 72 व्यापारियों का एक दूत मंडल व्यापार बढ़ाने की संभावनाएं तलाशने के लिए किस देश भेजा गया था। बताइए। तो कहाँ भेजा गया था? चीन में भेजा गया था। चोल शासक कुलोत्तुंग प्रथम के शासनकाल में 1077 में 72 व्यापारियों को दूत मंडल को चीन भेजा गया था। अगला प्रश्न है कि दक्षिण भारतीय मंदिरों की विशेषताओं पर विचार करिए। विचार करिए। पहला है कि दक्षिण भारतीय मंदिर आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन के प्रमुख केंद्र होते थे। दूसरा है इन मंदिरों में एक प्रांगण, गोपुरम और मध्य भाग में एक ऊंचा शिखर बनाया गया था। तीसरा है इस काल की मूर्तियां पत्थर या कांसे की बनी होती थी। तो बताइए कि इनमें से कौन सा सही है। तीनों ही बिल्कुल सही है। दक्षिण भारतीय मंदिर आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधियों के प्रमुख केंद्र थे। इस समय मंदिर बहुत वैभवशाली था, भव्य होते थे, जैसे कि चोलों का तंजौर से बनाया गया बृहदेश्वर का मंदिर, तंजौर में बनाया गया बृहदेश्वर का मंदिर। मंदिर निर्माण में एक प्रांगण, प्रवेश द्वार जिसे कि गोपुरम कहते थे, और केंद्रीय मंदिर के ऊपर एक ऊंचा सा शिखर बनाया जाता था। प्रांगण में बहुत छोटे छोटे मंदिर बनाए जाते थे, जिनमें कि दूसरे देवता और महात्माओं की मूर्तियां प्रतिष्ठित की जाती थी। केंद्रीय गर्भगृह में देवी या देवता का मूर्ति स्थापित की जाती थी। ये मूर्तियां या तो पत्थर की बनी होती थी या फिर कांसे की बनी होती थी। कांसे की बनी हुई मूर्तियां विशेष रूप से सुंदर है और अपने सौंदर्य के लिए संसार भर में प्रसिद्ध है, जैसे कि शिव के तांडव स्वरूप को दर्शाने वाली महान नटराज की मूर्ति चोल काल की कांस्य प्रतिमाओं की उत्कृष्टता को प्रदर्शित करती है। अगला क्वेश्चन है, कंबन की रामायण का किस भाषा में अनुवाद किया गया है? तमिल भाषा में। किस भाषा में? रामायण मूल रूप से संस्कृत में लिखी गई है, इसका तमिल भाषा में अनुवाद किया गया है। तमिल दक्षिण भारत का सबसे प्राचीन भाषा है। इस क्षेत्र में कन्नड़ भी एक प्रसिद्ध भाषा थी। कवि पंप, पौंड और रत्न कन्नड़ साहित्य के 3 रत्न कहे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण भारतीय धार्मिक विशेषताओं से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, इस क्षेत्र से लिंगायत एक महत्वपूर्ण संप्रदाय था, जिसके संस्थापक बासव थे। दूसरा, शंकराचार्य और रामानुज दक्षिण भारत के प्रसिद्ध दार्शनिक थे। तो बताइए कौन सा सही है? दोनों। दोनों ही बिल्कुल सत्य है। 800 से 1200 ईस्वी के बीच में दक्षिण भारत में कुछ लोकप्रिय आंदोलन हुए थे।
इनमें से कुछ तो अलवारों और नैनारों की दी हुई शिक्षाओं को लेकर के चल रहे थे, तो अन्य ने नवीन विचारों का प्रचार प्रारंभ किया। नवीन प्रचारक ये नहीं चाहते थे कि समाज का वर्णों और जातियों में विभाजन किया जाए, क्योंकि उनका विश्वास था कि सभी मनुष्य समान है। इन नवीन संप्रदायों में सबसे महत्वपूर्ण संप्रदाय लिंगायत था, जिसका संस्थापक 12वीं शताब्दी में हुआ था। इस समय दार्शनिकों में शंकराचार्य और रामानुज दो प्रसिद्ध दार्शनिक हुए थे। शंकराचार्य, जो कि 8वीं शताब्दी में हुए, केरल के रहने वाले थे। उनका दर्शन अद्वैत सिद्धांत कहलाया, जिसका अर्थ विश्व में केवल एक सत्ता है, उसके अतिरिक्त दूसरा कोई नहीं है। उन्होंने ज्ञान मार्ग का उपदेश दिया। रामानुज का जन्म 11वीं शताब्दी में श्री पेरुम्बदूर, जो कि कहाँ पे है, तमिलनाडु में था, वहां पे हुआ था। उन्होंने उपदेश दिया कि व्यक्ति को भक्ति भाव से अपने को पूर्ण रूप से ईश्वर की शरण में छोड़ करके उसकी उपासना करनी चाहिए। अतः उनका मत शंकराचार्य के मत से अलग था। क्या था? भिन्न था। मध्यकाल का तीसरा चैप्टर है उत्तर भारत के राज्य, जो कि 800 से 1200 ईस्वी तक था। ठीक है। क्वेश्चन है कि उत्तर भारत के त्रिदलीय संघर्ष में कौन से राज्य सम्मिलित थे? बताइए। राष्ट्रकूट, पाल, प्रतिहार, चोल, कौन से राज्य सम्मिलित थे? राष्ट्रकूट सम्मिलित थे, पाल सम्मिलित थे और प्रतिहार सम्मिलित थे, चोल नहीं सम्मिलित थे। उत्तर भारत में कन्नौज नगर का अधिकार करने के लिए तीन राज्य राष्ट्रकूट, प्रतिहार और पाल लंबे समय तक संघर्षरत रहे थे। आधुनिक इतिहासकारों ने इसको कन्नौज के लिए त्रिदलीय यानी तीन दलों का संघर्ष कहा है। कन्नौज के लिए संघर्ष का प्रमुख कारण उसकी राजनीतिक और भौगोलिक संपन्नता थी। संघर्ष राज्यों में राष्ट्रकूट दक्कन के उत्तर पश्चिम भाग में विस्तृत एक वैभवशाली राज्य था। मालखेत इनकी राजधानी थी। अमोघ वर्ष राष्ट्रकूटों का एक महत्वाकांक्षी शासक था। उसने कन्नौज पर अधिकार करके उत्तर भारत पर शासन करने का प्रयास किया। प्रतिहार दक्षिण राजस्थान के कुछ भागों और अवंती पर शासन करते थे। प्रतिहारों ने 18वीं शताब्दी के अंत तक कन्नौज पर अधिकार किया था। पाल वंश के शासक बंगाल पर शासन करते थे। गोपाल पाल वंश का पहला राजा था। गोपाल के पुत्र धर्मपाल को कन्नौज में सफलता प्राप्त हुई थी। नेक्स्ट है, प्रतिहार राजा भोज ने किस धर्म को संरक्षण प्रदान किया था? भोज ने किस धर्म को संरक्षण प्रदान किया था? वैष्णव धर्म को। किस धर्म को? राजा भोज प्रतिहार राजवंश का एक प्रभावशाली शासक था। उसने 1836 से 1882 तक राज किया था। भोज अपनी साहित्यिक रुचि और वैष्णव धर्म के संरक्षण के लिए याद किया जाता है। तो पहला सही है। भोज के कुछ सिक्कों में विष्णु के अवतार वराह के चित्र मिलते हैं और उसने आदि वराह की पदवी भी धारण की थी। ठीक है। नेक्स्ट है कि पूर्व मध्यकाल की राजपूत वंश से संबंधित कथनों पर विचार करिए। पहला है कि राजपूत वंशों में परिहार, चौहान, सोलंकी और परमार चार प्रसिद्ध वंश हुए। दूसरा है ये राजपूत वंश अपने आप को अग्निकुल का मानते थे। तीसरा है कि चौहानों ने तोमर वंश को पराजित करके दिल्ली और उसके आसपास के क्षेत्र को अपने राज्य में मिला लिया था। तो बताइए कि इनमें से कौन सा सही है? तो आपका जवाब होगा कि तीनों ही सही है। नेक्स्ट, पृथ्वीराज रासो का लेखक कौन है? पृथ्वीराज रासो का लेखक है चंद्र बरदाई। चंद बरदाई। नेक्स्ट है कि कथन है पहला, महमूद गजनी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया। वो भारत में स्थायी मुस्लिम शासन की स्थापना करना चाहता था। तो आपका जवाब होगा कि कथन तो सही है लेकिन कारण गलत है, और ये गलत भी है, ना ही इसके स्पष्टीकरण है और ना ही ये कारण है। तो ए सही है लेकिन आर गलत है। ऐसा इसलिए क्योंकि तुर्क सरदार महमूद गजनी अपने राज्य गजनी, अफगानिस्तान का एक छोटा राज्य था गजनी, इसको एक बड़ा शक्तिशाली राज्य बनाना चाहता था, साम्राज्य बनाना चाहता था। तो उसने मध्य एशिया के कुछ भागों को जीत लेना चाहा और उस पे कार्य के लिए उसको एक विशाल सुसज्जित सेना की आवश्यकता थी। इसका अर्थ था कि पहले वो सैनिकों को वेतन देने के लिए और हथियार खरीदने के लिए धन एकत्र करे। अफगानिस्तान के पड़ोस में भारत एक बहुत धनी देश था। अतः धन प्राप्त करने करके अपनी विशाल सेना को सुसज्जित करने के लिए उसने भारत पर आक्रमण किया और धन लूटा। महमूद गजनी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया। उसके आक्रमणों में से पश्चिमी भारत के सोमनाथ के मंदिर पर आक्रमण और विनाश का सबसे अधिक उल्लेख किया जाता है। महमूद गजनी के संरक्षण में रहने वाले कवि फिरदौसी की पुस्तक का नाम क्या है? फिरदौसी की पुस्तक का नाम है शाहनामा। फिरदौसी महमूद गजनी के राज्य में रहता था। शाहनामा इन्हीं का प्रसिद्ध महाकाव्य है। महमूद गजनी
कला का प्रेमी था। उसने अनेक राज्य कवियों को संरक्षण के साथ ही स्थापत्य कला को भी प्रोत्साहन दिया था। उसने अपने देश में एक सुंदर मस्जिद और पुस्तकालय बनवाए। प्रसिद्ध अल्बेरूनी अल्बेरूनी महमूद गजनी के साथ ही भारत आया था। अल्बेरूनी कई वर्षों तक भारत में रहा और कई प्रसिद्ध पुस्तकों की रचना की। उत्वी महमूद गजनी का राजकवि था। नेक्स्ट, निम्न में से मध्य एशिया के किस शासक ने 1192 में उत्तर भारत को जीता था? मोहम्मद गौरी ने जीता था। मोहम्मद गौरी अफगानिस्तान की एक छोटे राज्य का शासक था। 12वीं शताब्दी के अंत में उसने भारत पर आक्रमण किया। उसकी इच्छा केवल लूट मार करने की ही नहीं थी, बल्कि वो उत्तर भारत को जीत करके अपने राज्य में मिला लेना चाहता था। उसका भारत पर सबसे महत्वपूर्ण आक्रमण चौहान शासक पृथ्वीराज तृतीय के समय में हुआ था। 1192 में मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को तराइन की दूसरी लड़ाई में पराजित किया था। इससे दिल्ली का क्षेत्र मोहम्मद गौरी के अधिकारी क्षेत्र में आ गया था। अगला है, तुर्कों के भारत विजय से संबंधित कथनों पर विचार करिए। पॉज करिए और सारे कथन को पढ़िए। तुर्कों की विजय इस समय भारत की राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक परिस्थितियों में एक परिवर्तन का परिणाम थी। इस समय सामंतीकरण अधिक बढ़ जाने से तुर्कों को भारत में किसी केंद्रीय सत्ता से संघर्ष नहीं करना पड़ा। तीसरा, तुर्क आक्रमण के समय भारतीय राज्य को अपनी ही प्रजा का अपेक्षापूर्ण सहयोग नहीं मिला। तो बताइए कि तीनों में से कौन सा सही है? ये तीनों ही बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, इसको आप चाहे तो इसका पीडीएफ मैं दे दूंगी टेलीग्राम पे, आप देख लेना उसको। अगला है कि इसे मैच करनी है। ये रचना है और ये रचनाकार है। किस रचनाकार ने किसकी रचना की है, इसको आपको मैच करनी है। सही सुमेलित इनमें से कौन सा है ये बताना है, सिर्फ एक ही बतानी है। पहला है कि विक्रमांक देव चरित्र, ये किसकी रचना है? विक्रमा देव चरित्र विल्हड़ के द्वारा रचित है। राजतरंगिनी कल्हड़ के द्वारा और कथा सरित सागर सोमदेव के द्वारा लिखित रचना है। तो इसमें से सही होगा ये गीता गोविंद। नेक्स्ट है, मध्यकाल 800 से 1200 ईस्वी में धार्मिक स्थिति से संबंधित कथनों पर विचार करिए। पहला है कि इस समय बौद्ध धर्म का कुछ सीमा तक पतन हुआ। दूसरा, उत्तर भारत में वैष्णव और शैव संप्रदायों को मानने वाले लोगों की संख्या में वृद्धि हुई थी। तो बताइए कि दोनों में से कौन सा सही है? दोनों ही पूरी तरीके से सही है। मध्यकाल में भक्ति संप्रदाय की बढ़ती हुई लोकप्रियता से बौद्ध धर्म का कुछ सीमा तक पतन हुआ था। मध्यकाल में केवल पूर्वी क्षेत्र में बौद्ध धर्म लोकप्रिय रहा था। वहां उसको पाल राजाओं और धनी व्यापारियों से प्रोत्साहन मिला था। ठीक है। और दूसरा, जब तुर्कों ने नालंदा के मठ पर आक्रमण किया तब बौद्ध भिक्षु दक्षिण पूर्व एशिया के विभिन्न भागों में पलायन कर गए। उत्तर भारत में से वैष्णव और शैव दोनों संप्रदायों को मानने वाले लोग बहुत बड़ी संख्या में थे। इस समय विष्णु की उपासना का सर्वश्रेष्ठ रूप उनका कृष्ण का अवतार था। नेक्स्ट है, ये मंदिर और स्थान, कौन सी मंदिर किस स्थान पे है ये बताइए। सूर्य मंदिर है कोणार्क में। लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर में है। जैन मंदिर माउंट आबू में है। कंदरिया महादेव मंदिर खजुराहो। मध्यकाल में चित्रकला की वो कौन सी शैली थी जो कि मुगल काल में अत्यधिक प्रसिद्ध हुई थी? लघु चित्र। नेक्स्ट, मध्यकालीन भारतीय राज्य को मैच करनी है। कौन कौन सा मैच है ये बताइए। वर्तमान क्षेत्र उसका कहाँ पे है? चंबक। चंबक का वर्तमान क्षेत्र कहाँ पे है? ये आपका जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, तो पहला वाला गलत है। दूसरा, दुर्ग कहाँ पे है? ये दुर्गरा सॉरी, दुर्गरा है आपकी जम्मू कश्मीर। सुमेलित सही, सुमेलित कौन है ये बतानी है, तो ये वाला सही है। कुरुत मालाबार में नहीं है, केवल दूसरा सही है, बाकी सारे ही सही मैच नहीं है। दुर्गरा राज्य जम्मू कश्मीर में स्थित था। साथ ही चंबा और कुल्लू में स्थित था। चंबक पश्चिमी हिमालय क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली पहाड़ी रियासतों में से एक थी। वही कुल्लू वर्तमान कुल्लू जिले जो कि हिमाचल प्रदेश में, कुल्लू जिले का प्राचीन नाम था। नेक्स्ट चैप्टर है दिल्ली के सुल्तान। दिल्ली के सुल्तान से संबंधित क्वेश्चन आंसर को करेंगे हम लोग। दिल्ली सल्तनत के प्रारंभिक शासक किस वंश से थे? दिल्ली सल्तनत के प्रारंभिक शासक ममलूक वंश के थे। किस वंश के थे? ममलूक। दिल्ली के सुल्तानों में
ममलूक वंश के थे पहले आरंभिक के। इन शासकों में सबसे पहला मोहम्मद गौरी का सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक था। नेक्स्ट है, दिल्ली सल्तनत पर शासन के दौरान आरंभिक सुल्तानों की प्रमुख समस्याओं पर विचार करिए। तुर्क सरदार और गुलाम सुल्तान के प्रति विद्रोह करते रहते थे। इस समय मध्य एशिया के मंगोल चंगेज खां के लगातार आक्रमण एक बड़ी समस्या थी। तो बताइए इनमें से कौन सा सही है? दोनों ही सही है। पीडीएफ मिल जाएगी आप सभी को। बलबन ने अपने शासन को शक्तिशाली बनाया और सारी सत्ता अपने हाथ में केंद्रित रखी। कारण दे रहा है कि बलबन सुल्तान की निरंकुश शक्ति पर विश्वास करता था। कथन और ये कारण दोनों सही है, और कारण जो कथन जो है, कथन का सही स्पष्टीकरण है कारण। दिल्ली सल्तनत के कई साधारण सुल्तानों के बाद शक्तिशाली और दृढ़ निश्चय वाला बलबन दिल्ली का सुल्तान बना था। वो इस बात पर अधिक बल देता था कि सेना और शासन पर सुल्तान का पूर्ण अधिकार हो। बलबन सुल्तान की निरंकुश शक्ति पर विश्वास करता था। नेक्स्ट, अलाउद्दीन खिलजी के शासक बनते ही उसके प्रारंभिक कार्य क्या थे? उसके प्रारंभिक कार्य क्या थे बताइए। सुल्तान बनते ही उसने संपूर्ण भारत पर अपना साम्राज्य स्थापित करने का प्रयास किया। गंगा यमुना के बीच के उपजाऊ क्षेत्र दोआब के धनी व्यक्तियों पर उसने भूमि कर बढ़ा दिया था। उसने भूमि की नाप करवाई और इस नाप के आधार पर लगान निर्धारित किया। तो बताइए कौन सा सही है? पहला, दूसरा और तीसरा तीनों ही सही है। ठीक है। 1290 में ममलूक वंश के बाद एक नए वंश खिलजी वंश का शासन प्रारंभ हुआ था। अलाउद्दीन खिलजी इस वंश का महत्वाकांक्षी सुल्तान था। अलाउद्दीन खिलजी दूसरा सिकंदर बनकर के संसार को विजित करना चाहता था, तो इसलिए सुल्तान बनते ही उसने संपूर्ण भारत पर अपना साम्राज्य स्थापित करना चाहा। युद्ध कार्यों के लिए उसे एक विशाल सेना व उनके वेतन आदि के लिए प्रचुर धनराशि की आवश्यकता थी। अतः उसने गंगा यमुना के बीच उपजाऊ क्षेत्र के धनी व्यक्तियों पर भूमि कर बढ़ा दिया। उसका दूसरा महत्वपूर्ण कार्य लगान और खेती की भूमि के कर का फिर से निर्धारण करना था। उसने अपने राज्य की खेती की भूमि की नाप करवाई और फिर इस नाप के आधार पर लगान निर्धारित किया। तीसरा, उसने वस्तुओं के मूल्यों पर नियंत्रण किया। ठीक है। नेक्स्ट है, अलाउद्दीन की विजय से संबंधित कथनों पर विचार करिए। इसमें से कौन सा बताइए कि कथन सही नहीं है? अलाउद्दीन की विजय से संबंधित सारे कथन पहले पढ़िए, फिर बताइए कि इनमें से कौन सा सही नहीं है। अलाउद्दीन ने रणथंभौर और चित्तौड़ के प्रसिद्ध किलों को जीत करके राजस्थान पर अधिकार किया। अलाउद्दीन की दक्षिण भारतीय राज्यों पर आक्रमण का उद्देश्य धन दौलत प्राप्त करना था। अलाउद्दीन ने स्वयं दक्षिण भारतीय अभियानों का नेतृत्व किया। अलाउद्दीन की सेना ने दक्षिण भारत के सुदूर मदुरै नगर तक आक्रमण किया था। तो बताइए कि इनमें से कौन सा सही नहीं है? तीसरा सही नहीं है कि अलाउद्दीन ने स्वयं दक्षिण भारतीय अभियानों का नेतृत्व किया था। ऐसा इसलिए क्योंकि दक्षिण भारतीय अभियानों में अलाउद्दीन का सेनापति मलिक काफूर प्रमुख नेतृत्व करता था। नेक्स्ट है, निम्न में से किस सुल्तान ने बाजार सुधार लागू किए थे? बाजार सुधार लागू किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। निम्न मुस्लिम बादशाहों में से किस एक ने मूल्य नियंत्रण पद्धति को पहली बार लागू किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने लागू किया था। अरब यात्री इब्न बतूता किस सुल्तान के काल में भारत आया था? अरब यात्री इब्न बतूता आया था मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। मोहम्मद बिन तुगलक के कार्यों से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करिए। क्या है कि तुगलक ने दोआब के किसानों पर भारी कर वृद्धि की। तुगलक अपनी राजधानी दौलताबाद से दिल्ली ले आया। तुगलक के काल में ही दक्षिण भारत में दो नए राज्य बहमनी और विजयनगर का जन्म हुआ। तुगलक ने पीतल और तांबे के सांकेतिक सिक्कों को बंद करा लिया। तो बताइए कि इनमें से कौन सा सही है? सही आंसर होगा कि पहला और तीसरा दोनों ही सही है, बाकी दूसरा और चौथा गलत है। मोहम्मद बिन तुगलक एक महत्वाकांक्षी शासक था। वो भारत ही नहीं बल्कि मध्य एशिया में भी विजय प्राप्त करना चाहता था। इसलिए उसको एक बड़ी सेना की आवश्यकता थी और सेना के खर्च के लिए उसको बहुत सा धन चाहिए था। तो इसलिए उसने दुआब के किसानों पर भारी कर वृद्धि की। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और बाकी स्टेटमेंट के बारे में भी समझ लीजिए। मोहम्मद बिन तुगलक अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी ले गया और उसका नया नाम दौलताबाद रखा था। हालांकि ये परिवर्तन सफल नहीं रहा और थोड़े समय बाद मोहम्मद बिन तुगलक पुनः दिल्ली लौट आया और दिल्ली एक बार फिर से राजधानी बन गई। तुगलक की असफलता और दक्षिण राज्यों पर कमजोर पकड़ से सुदूर दक्षिण क्षेत्र और दूर के प्रांतों के शासकों ने सुल्तान राज्य की कमजोरियों को समझ लिया और विद्रोह कर दिया और अंत में अपने राज्य स्थापित कर लिए। इसी के समय दक्षिण में दो स्वतंत्र राज्यों बहमनी और विजयनगर राज्य का उदय हुआ। अब सुल्तान का दक्षिण भारत के राजनीतिक मामलों में कोई भी दखल नहीं था।
मोहम्मद बिन तुगलक ने पीतल और तांबे के सांकेतिक सिक्के चलाए, जिनको कि राजकोष में देकर के बदले में सोने चांदी के सिक्के प्राप्त किए जा सकते थे। सुल्तान की ये योजना भी असफल रही। कथन है मोहम्मद तुगलक की प्रतीक मुद्रा योजना असफल सिद्ध हुई। कारण मोहम्मद तुगलक का मुद्रा निर्गमन पर उचित नियंत्रण नहीं था। तो हाँ, दोनों सही है, पहला और दूसरा दोनों सही है, इसका बिल्कुल सही स्पष्टीकरण है। मोहम्मद तुगलक ने अपने शासनकाल में अनेक परिवर्तन कार्य किए, जिसमें एक सांकेतिक मुद्रा भी चलाना था। हालांकि वो अपनी अधिकांश योजनाओं, राजधानी परिवर्तन, सांकेतिक मुद्रा चलाना, दोआब कर वृद्धि, मध्य एशिया विजय, ये सारे जो अधिकांश योजनाएं थे उसमें वो असफल ही रहा था, उनकी सारी योजनाएं। सांकेतिक मुद्रा के तहत उसने पीतल और तांबे के सांकेतिक सिक्के चलाए, जिसको कि राजकोष में देकर के बदले में सोने और चांदी के सिक्के प्राप्त किए जा सकते थे। यदि सुल्तान सांकेतिक सिक्कों के बनाने पर अपना नियंत्रण रखता और केवल राज्य के ही नियंत्रण में इन सिक्कों का प्रचलन किया जाता, तो इस योजना में सफलता मिलती। लेकिन बहुत से लोग तांबे और पीतल के सांकेतिक सिक्के बनाने लगे, तो इसलिए अर्थव्यवस्था पर सुल्तान का कोई भी अधिकार नहीं रह गया। फलता क्या हुआ कि सांकेतिक सिक्कों का प्रचलन सुल्तान को बंद करना पड़ा। ठीक है। तुगलक सुल्तानों में कौन एक कल्याणकारी सुल्तान कहलाता है? कल्याणकारी सुल्तान कहलाता है फिरोज शाह तुगलक। तुगलक सुल्तान फिरोज शाह तुगलक अपने सुधारवादी कार्यों के कारण कल्याणकारी सुल्तान कहलाता है। फिरोज शाह तुगलक अपने राज्य के सरदारों के साथ व्यवहार करने में उदार था। उसने किसानों के लिए सिंचाई की योजनाएं बनाकर के नहरों का निर्माण करवाया। यमुना नहर इन्हीं नहरों में से एक है। उसने शिक्षा संस्थाओं और अस्पतालों की संख्या में वृद्धि की। फिरोज को भारत की प्राचीन सभ्यता और संस्कृति में भी रुचि था, तो इसलिए उसके आदेश से संस्कृत की अनेक पुस्तकों का, जिनमें धर्म और दर्शन की भी कुछ पुस्तकें थी, अरबी और फारसी में अनुवाद किया गया। उसने अशोक के 2 स्तंभों को दिल्ली मंगवाया और उनमें से एक को अपने राजमहल का छत पर लगवाया। नेक्स्ट, फिरोज शाह तुगलक ने निम्न में से किन नहरों को बसाया था? फिरोजपुर को, आगरा को, फिरोजाबाद को, या हिसार फिरोजा को? तो आपका जवाब होगा फिरोजाबाद को, फिरोजपुर को और हिसार फिरोजा को। फिरोज शाह तुगलक ने इन नगरों को बसाया था। ठीक है। नेक्स्ट है कि दिल्ली सल्तनत के पतन से संबंधित कथनों पर विचार करिए। तुर्क सरदार तैमूर ने भारत पर आक्रमण किया। दिल्ली सल्तनत के कमजोर उत्तराधिकारी विजित क्षेत्रों पर नियंत्रण नहीं रख सके। इस समय अनेक स्थानीय प्रांत, राजा रजवाड़े आदि स्वतंत्र रूप से शासन करने लगे। दिल्ली सल्तनत के पतन के बाद लोधी वंश का शासन आया था। तो इसमें आपको बतानी है कि कौन सा असत्य है। ठीक है, इसके लिए आपको सारे स्टेटमेंट की जानकारी होनी चाहिए। असत्य पूछ रहा है तो केवल चौथा असत्य है, बाकी सारे ही सत्य है। ठीक है। नेक्स्ट है कि सिकंदर लोदी ने अपनी राजधानी दिल्ली से कहां पे स्थानांतरित की? सिकंदर लोदी ने स्थानांतरित की आगरा। दिल्ली से कहां पे? आगरा में। सिकंदर लोदी के प्रमुख कार्यों से संबंधित कथनों पर विचार करिए। पहला है कि उसने पश्चिम बंगाल तक गंगा की घाटी पर अपना अधिकार कर लिया। उसने वस्तुओं के मूल्य घटाए और मूल्यों पर नियंत्रण किया। तो बताइए इनमें से कौन सा सही है? दोनों ही सही है, पहला और दूसरा दोनों ही बिल्कुल सत्य है। किस लोधी सुल्तान का अफगान सरदारों ने सर्वाधिक विरोध किया था? इब्राहिम लोदी का विरोध किया था। सुल्तान इब्राहिम लोदी के समय अफगान सरदारों ने सर्वाधिक विरोध किया था। ऐसा इसलिए क्योंकि लोदी सुल्तान अफगान थे, तो इसलिए वे अफगान सरदारों की राजभक्ति पर अधिक निर्भर थे। लेकिन राजा की शक्तिशाली स्थिति को देखकर के ये सरदार अधिक प्रसन्न नहीं थे। प्रमुख अफगान सरदारों ने अंतिम लोदी सुल्तान इब्राहिम का सर्वाधिक विरोध किया। अंत में काबुल के शासक बाबर के साथ में मिलकर के उन्होंने षड्यंत्र किया और 1526 में इब्राहिम लोदी को पराजित करने में सफल हुए। सारे क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला है कि एकता प्रणाली संबंधित थी। एकता प्रणाली किससे संबंधित थी? किसी भूमि भाग से लगान वसूल कर रख लेने का अनुदान, ये प्रणाली थी। किसी भी भूमि भाग से लगान वसूल कर रख लेने का अनुदान होता था। किसी भी भूमि भाग से लगान वसूल कर रख लेने का अनुदान होता था। कौन सी प्रणाली? एकता प्रणाली। अगला आपको बतानी है कि इनमें से कौन सा मैच नहीं है, सुमेलित नहीं है। मुकदम गांव का वंशानुगत मुखिया, मुर्शीफ लगान वसूली और हिसाब की देखरेख, बख्शी सेना का प्रमुख अधिकारी, काजी प्रमुख सलाहकार। तो इनमें से काजी जो था वह प्रमुख सलाहकार नहीं होता था, काजी न्यायाधीश होता था। ठीक है। नेक्स्ट है सल्तनत काल में स्वतंत्र हुए राज्यों के संबंध में विचार करिए।
पहला है कि इस समय स्वतंत्र राज्यों में मालवा, गुजरात, कश्मीर, जौनपुर और बंगाल प्रमुख राज्य थे। जौनपुर इस समय हिंदी साहित्य और शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। मेवाड़ शासक राणा कुंभा एक अच्छी कवि और संगीतकार था। बताइए कि इनमें से कौन सा सही है। ये सभी सही है, तीनों ही बिल्कुल सही है। इस समय जैसे जैसे सल्तनत की शक्ति कम होती गई, इस विशाल देश के विभिन्न भागों में बहुत से नए राज्य बन गए। पश्चिम भारत में मालवा और गुजरात के राज्य थे। अहमदाबाद नगर की स्थापना करने वाले अहमद शाह ने गुजरात के राज्य को शक्तिशाली बनाया। सुंदर दुर्ग नगर मांडू को बनवाने वाले हुनसक शाह के शासनकाल में मालवा का राज्य महत्वपूर्ण हो गया। इन राज्यों के अलावा इस समय कश्मीर, जौनपुर और बंगाल भी प्रमुख राज्य थे। जैनुल आवेदीन कश्मीर का बड़ा ही लोकप्रिय शासक था। उसने 15वीं शताब्दी में राज्य किया। फिरोज शाह तुगलक की भांति उसने संस्कृत और फारसी के अध्ययन को प्रोत्साहन दिया। इस समय जौनपुर हिंदी साहित्य और शिक्षा का प्रमुख केंद्र बन गया। जौनपुर पर शर्की वंश के लोगों का राज्य था। सल्तनत काल में ही राजपूत शासकों में मेवाड़ शासक राणा कुंभा बहुमुखी प्रतिभा वाला शासक था। वो महान योद्धा के साथ एक अच्छा कवि और संगीतकार भी था। इसी समय राजपूतों के जोधपुर और बीकानेर जैसे अन्य राज्यों की भी स्थापना हुई थी। तो इस एक्सप्लेनेशन के जरिए कई सारे प्रश्न आपके तैयार हो गए, जो कि अब अगर पूछे जाए तो आप इनमें से जरूर से आंसर कर पाएंगे। अगला प्रश्न है, सल्तनत काल के समय दक्षिण और सुदूर दक्षिण के दो प्रमुख राज्यों बहमनी और विजयनगर से संबंधित कथनों पर विचार करिए। पहला है कि बहमनी और विजयनगर सल्तनत से स्वतंत्र दो प्रमुख राज्य थे। दूसरा है कि बहमनी राज्य के संस्थापक हरिहर और बुक्का नामक दो भाई थे। कृष्णा नदी तक का संपूर्ण उत्तरी दक्कन बहमनी राज्य के अंतर्गत था। तो बताइए कि इनमें से कौन सा सही है। आपका जवाब होगा कि पहला और तीसरा सही है, दूसरा गलत है। बहमनी राज्य के संस्थापक हरिहर और बुक्का नाम दो भाई थे। क्यों गलत है उस पर चर्चा करते हैं। पहला और तीसरा सही है, दूसरा गलत है। बहमनी राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का ने नहीं किया, मोहम्मद बिन तुगलक ने, तुगलक के एक अधिकारी हसन गंगू ने किया था। किसने किया? हसन गंगू ने। इस समय दक्षिण और सुदूर दक्षिण में जब मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में सल्तनत का दक्षिण भारत का अधिकार कमजोर हो गया, तो सुल्तान के अधिकारियों ने सुल्तान के विरुद्ध विद्रोह कर दिया और बहमनी और विजयनगर राज्यों की स्थापना की। 1347 में हसन गंगू ने बहमनी राज्य को स्वतंत्र राज्य घोषित कर दिया। उसने बहमन शाह की उपाधि धारण की और वो इस वंश का पहला शासक हुआ। कृष्णा नदी तक का संपूर्ण उत्तरी दक्कन बहमनी राज्य के अंतर्गत था। विजयनगर राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों ने की। इन्होंने होयसल के राज्य, जो कि आधुनिक मैसूर राज्य है, तो होयसल के राज्य क्षेत्र को विजय किया और 1336 में अपने को विजयनगर राज्य का स्वतंत्र शासक घोषित कर लिया। उन्होंने हस्तिनावती को, जो कि आधुनिक हम्पी है, कहाँ पे? हम्पी में, इसको अपनी राजधानी बनाया। 1370 में विजयनगर ने मदुरई को जीता। बहमनी और विजयनगर आपस में युद्धरत रहे थे। ये दोनों राज्य रायचूर दोआब को अपने राज्य का हिस्सा बनाना चाहते थे। ये कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों के बीच का उपजाऊ भूमि भाग था और दोनों ही राज्यों के बीच में स्थित था। ठीक है, तो यही था आपका चौथा चैप्टर। टोटल इसमें 9 चैप्टर है। तो चलिए आइए 5वें चैप्टर को भी हम लोग कवर करते हैं। जनता का जीवन से संबंधित प्रश्नों को कवर करेंगे। सल्तनत काल में व्यापार की स्थिति पर विचार करिए। इस समय अधिकतर नगर व्यापार के प्रमुख केंद्र थे। इस समय बंजारे व्यापारिक वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचाते थे। इब्न बतूता ने अपने वर्णन में दिल्ली को इस समय का सबसे सुंदर नगर बताया है। व्यापार हेतु चांदी की टंका का बहुत अधिक प्रयोग किया जाता था। तो बताइए कि इनमें से कौन सा सही है। तो आपका जवाब होगा कि इनमें से सभी सही है। सल्तनत काल में बहुत से नगरों में व्यापार की बड़ी उन्नति हुई। अधिकतर नगर व्यापार के प्रमुख केंद्र थे। प्रत्येक नगर में हाट या बाजार होता था, जहां पे व्यापारी वस्तुओं को खरीदने और बेचने के लिए एकत्र होते थे। इस समय बंजारों के पास में बड़े बड़े काफिले रहते थे और वो वस्तुओं को एक बाजार से दूसरे बाजार में पहुंचाते थे। इब्न बतूता ने दिल्ली का वर्णन करते हुए लिखा है कि उसने जितने जितने भी नगर अपनी यात्रा में देखे, उसमें दिल्ली सबसे अधिक सुंदर नगर था। दिल्ली नगर में पूर्व से चावल, कन्नौज से चीनी, दोआब से गेहूं और दक्षिण भारत से बहुमूल्य रेशम आता था। चीन के साथ व्यापार का मुख्य केंद्र था बंगाल। ठीक है, कौन सा था? बंगाल था। इस समय व्यापार के लिए चांदी के सिक्के का टंका का बहुत अधिक उपयोग होता था। सुल्तान इल्तुतमिश ने इस सिक्के को जारी किया था। इसी सिक्के के आधार पर बाद में चांदी का रुपया चलाया गया। इस समय के तोल के बांटों का प्रयोग आधुनिक काल में मीट्रिक प्रणाली के अपनाए जाने के पहले तक जारी रहा था। अगला प्रश्न है कि सूफी संत इनमें से किस तरह के आचरण का निर्वाह करते थे। सूफियों ने ईश्वर के निकट पहुंचने के लिए प्रेम साधना का उपदेश दिया। सूफी मनुष्य मात्र के आधार पर
सूफी मनुष्य मात्र के आदर पर अधिक बल देते थे। सूफियों का पीर हिंदुओं के गुरुओं के समान होता था। तो बताइए कि इनमें से कौन सा सही है। आपका जवाब होगा कि ये तीनों ही बिल्कुल ही सही है। सूफी संप्रदायों के विभिन्न संतों का उनके निवास स्थान से मिलान करिए। संत है उनका निवास स्थान में बताइए कि कौन अपने निवास स्थान से मैच कर रहा है। मोइनुद्दीन चिश्ती का निवास स्थान था अजमेर में। कहाँ है? अजमेर में है। बाबा फरीद का है अजोधन में, या फिर उसको पाक पाटन कहते हैं। शाह आलम बुखारी का है गुजरात में, और गेसुदराज का है गुलबर्ग में। ठीक है। इस समय बहुत से सूफी संप्रदाय भारत में अलग अलग सूफी संतों द्वारा प्रचलित थे। उनमें मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेर में रहते थे। उनका विश्वास था कि भक्ति संगीत भी ईश्वर के निकट पहुंचने का एक रास्ता है। वे उलीमा संगीत को धर्म से संबंधित करने के सिद्धांत को नहीं मानते थे। इनका संप्रदाय चिश्ती संप्रदाय कहलाया। इस संप्रदाय के लोग धर्म सभा यानी महफिल करते थे। इन सभाओं में होने वाला संगीत का परिचित रूप कव्वाली होता था। क्या हुआ होता था? कव्वाली होता था। और दूसरे प्रसिद्ध सूफी महात्मा बाबा फरीद थे। वो अजोधन में या पाकपाटन में रहते थे, जो कि अब पाकिस्तान में है। अन्य सूफी महात्मा भारत के दूसरे भागों में रहते थे। सैयद मोहम्मद गेसुदराज गुलबर्ग में, शाह आलम बुखारी गुजरात में, बहाउद्दीन जकरिया मुल्तान में, और शेख शियाबुद्दीन सूरावर्दी सिंध में रहते थे। दिल्ली के पड़ोस में निजामुद्दीन औलैया रहते थे। कहाँ रहते थे? दिल्ली के पड़ोस में। भक्ति आंदोलन के संदर्भ में बताइए ये जो कथन दिया है इनमें से कौन सा सही है। पॉज करिए और इसे अच्छे से रीड करिए और बताइए कि कौन सा सही है। यही प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। भक्ति आंदोलन का प्रारंभ तमिल देश के अलवार और नैनार संतों ने किया था। भक्ति आंदोलन के समर्थक अधिकांश संत महात्मा और ब्राह्मण थे। भक्ति आंदोलन के संतों ने धार्मिक कर्म कांड का खंडन किया। तो बताइए कि कौन सा सही है। सभी सही है। भक्ति आंदोलन के दौरान विभिन्न साधु संतों ने अलग अलग स्थानों से धर्मोपदेश दिए थे। तो बताइए कि वो स्थान से कौन संबंधित है। इनमें से कौन सा सही है। चैतन्य बंगाल से, ज्ञानेश्वर कहां से? महाराष्ट्र में। गुरु नानक पंजाब से संबंधित है। कबीर बंगाल से संबंधित नहीं है, ये बनारस से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि किन दो भाषाओं के सम्मिश्रण से उर्दू भाषा बनी है। उर्दू भाषा बनी है हिंदी और फारसी के मिश्रण से। ये साहित्यकार हैं और उनकी लेखन कार्य है। कौन से साहित्यकार किस भाषा में लेखन कार्य करते थे? बताइए इनमें से कौन सा सही है। कंबन तमिल में सही है। अमीर खुसरो की कौन सी भाषा थी? तेलुगु में कार्य करते थे साहित्यकार का लेखन का कार्य। विद्यापति मैथिली भाषा में नहीं, सॉरी, विद्यापति मैथिली भाषा में करते थे, कंबल तमिल भाषा में। अमीर खुसरो तेलुगु में नहीं करते थे, फारसी भाषा में साहित्य लेखन किया करते थे। ठीक है। सल्तनत काल में वास्तुकला से संबंधित कथनों पर विचार करिए। वास्तुकला से संबंधित इस समय तुर्क और अफगान शैलियों का सम्मिश्रण प्राचीन भारतीय शैलियों से हुआ। इस समय वास्तुकला की दो महत्वपूर्ण विशेषताएं नुकीले मेहराब और गुंबद थे। इस काल में ऊंची शक्री मीनारों का भी निर्माण बहुतायत हुआ। तो बताइए कि इनमें से कौन सा सही है। पहला, दूसरा और तीसरा तीनों सही है। ठीक है। नेक्स्ट है इमारत, और ये इमारत किस स्थान पे है यह बताइए। कुतुब मीनार है कहाँ पे? दिल्ली में, बिल्कुल सही है। अटाला मस्जिद कहाँ पे है? अटाला मस्जिद है आपकी अहमदाबाद नगर में। तो ये गलत है। नहीं नहीं, अहमदाबाद में नहीं है, जौनपुर में। ठीक है, ये गलत है। जहाज महल आपका मांडू में है। सही है। प्रसिद्ध बीदर का मदरसा किस शैली का उदाहरण है? बीदर का मदरसा फारसी शैली का उदाहरण। किस शैली में है? फारसी में है। सुल्तान काल में सुदूर दक्षिण के किस नगर का दुआरते बारबरूसा नुनेज तथा पेस जैसे विदेशी यात्रियों ने वर्णन किया है? हम्पी नगर का। इस समय में हम्पी नगर अपने ऐश्वर्य वैभव के लिए प्रसिद्ध था, जिसका वर्णन दुआरते बारबरोसा नुनेज तथा पेस जैसे विदेशी व्यापारियों ने किया था। सुदूर दक्षिण में विजयनगर शासकों ने वास्तुकला निर्माण में पर्याप्त ध्यान दिया था। अगला प्रश्न है कि सल्तनत काल में चित्रकला और संगीत से संबंधित कथनों पर विचार करिए। इस काल में कलाकार अपने आश्रय देने वाले राजाओं के चित्र बनाते थे। इस समय प्रसिद्ध सितार, सारंगी और तबला वाद्य यंत्रों का पतन हुआ था। तो इनमें से कौन सा सही है आपके हिसाब से? केवल पहला, पतन नहीं हुआ था।
ठीक है, पतन नहीं हुआ था। चित्रकला के क्षेत्र में जैसे कि पहला आप देख रहे हैं कि इस काल में कलाकार अपने पराशय देने वाले राजाओं के चित्र बनाते थे। तो इस समय में बारीक लघु चित्रों के बनने का प्राचीन काल जारी रहा था। कलाकार इस काल में शासकों और दरबारियों की भी पुस्तकों को चित्रों से सजाते थे और अपने आश्रय देने वाले राजाओं के चित्र भी बनाते थे। दूसरा वाला गलत है कि इस समय तुर्क और अफगान के आने से जीवन यापन की शैलियों में बहुत से नए प्रयोग किए गए थे। इसमें इसके परिणाम स्वरूप धार्मिक आंदोलन, भाषा और चित्रकला, वास्तुकला और संगीत कला की सुंदर नवीन शैलियों का विकास हुआ था, ना कि आपके यंत्रों का पतन हुआ था। तो टोटल 9 चैप्टर है। चलिए शुरू करते हैं। ये जो छठा चैप्टर है वो है मुगलों और यूरोप वासियों का भारत में आगमन। प्रश्न बनता है कि बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित करने वालों में से कौन थे? सैयद बंधु जो दिल्ली पर अधिकार करना चाहते थे वो थे, लोधी सरदार और राजपूत शासक राणा सांगा थे, पंजाब प्रांत के निवासी जो कि अपनी जाति के प्रति हुए व्यवहार से असंतुष्ट थे, या फिर विजयनगर शासक कृष्णदेव राय थे। तो इसको ध्यान से पढ़िए और जवाब दीजिए। आंसर होगा लोधी सरदार और राजपूत शासक राणा सांगा। बाबर को भारत पर आक्रमण के लिए आमंत्रित करने वालों में लोधी सुल्तान से असंतुष्ट लोधी सरदार और मेवाड़ के राजपूत शासक राणा सांगा थे। मुगलों के उत्तर भारत पर विजय प्राप्त करने के पूर्व दिल्ली पर शासन करने वाले राजवंशों में लोधी वंश अंतिम था। लोधी सुल्तानों से छुटकारा पाने के लिए लोधी सरदारों ने काबुल शासक बाबर के साथ में मिलकर के षड्यंत्र किया और उससे सहायता मांगी। बाबर तैमूर का उत्तराधिकारी था। लोधी सुल्तानों के विरुद्ध बाबर को राणा सांगा ने सहायता दिया था। तो इससे बहुत सारी चीजें क्लियर भी हो गई हो और इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी तैयार हो गए होंगे। अगला प्रश्न है, बाबर ने किस युद्ध में लोधी सुल्तान को हराया था? किसको हराया था? इब्राहिम लोधी को। किस युद्ध में हराया था? पानीपत के प्रथम युद्ध में। 1526 में पानीपत का पहला युद्ध हुआ था। बाबर ने इब्राहिम लोधी को हराया था। उसने पंजाब, दिल्ली और बिहार तक गंगा के मैदान पर अपना अधिकार कर लिया था। बाबर ने अफगान सरदारों और मेवाड़ शासक राणा सांगा को भी पराजित किया था खानवा के युद्ध में। 1530 में बाबर की मृत्यु हो गई। नेक्स्ट है, भारत में बाबर की सफलता का प्रमुख कारण क्या था? बताइए। उसकी कुशल व प्रशिक्षित घुड़सवार सेना, युद्ध में तोपखाने का प्रयोग, असंगठित अफगान शक्ति। तो इनमें से सही क्या है? तो भारत में बाबर की सफलता के ये तीनों ही कारण थे। एक तो उसके पास कुशल सेना थी, घुड़सवार थे। बाबर जो है वो मध्य एशिया से अपने साथ में एक तोपखाना लेकर के आया था, जो कि भारत की सेना के लिए ये नई चीज थी। ये तोपखाना उसकी विजय के कारणों में से एक प्रमुख कारण था। बाबर के पास में एक कुशल प्रशिक्षित घुड़सवार सेना थी। उसने अपनी सेना के सैनिकों को इस प्रकार से खड़ा किया कि वे एक युद्ध क्षेत्र से दूसरे युद्ध क्षेत्र की ओर आसानी से पहुंचा जा सके। वास्तव में वो एक कुशल सेनाध्यक्ष था। इस समय अफगानों की आपसी फूट भी बाबर की सफलता का प्रमुख कारण था। तो ये सभी जो थे ऑप्शन वो सारे ही सही है। अगला प्रश्न है, बाबर के संबंध में कथनों पर विचार करिए। जो ये कथन दिए गए हैं इसको पॉज करिए और सारे कथन पढ़िए और बताइए कि इनमें से सही कौन सा है। बाबर फारसी भाषा का एक अच्छा कवि था। बाबर पोलो खेलने में अत्यधिक रुचि रखता था और बाबर प्रकृति प्रेमी था। तो बताइए कि इनमें से कौन कौन सा सही है। फारसी भाषा का एक अच्छा कवि था, ये गलत है। बाकी ये दोनों ही ऑप्शन सही है। बाबर फारसी भाषा का नहीं था बल्कि तुर्की भाषा का भी उच्च कोटि का कवि और लेखक था। बाबर फारसी भाषा का ही नहीं बल्कि तुर्की भाषा का भी उच्च कोटि का कवि और लेखक था। बाबर जो था वो पोलो खेलने में बहुत रुचि रखता था। उस समय ये खेल सरदारों में बड़ा लोकप्रिय रहता था। बाबर प्राकृतिक सौंदर्य से बहुत प्रभावित होता था। पर्वतों, वृक्षों, फूलों और पशुओं के सौंदर्य को देख करके वो मुग्ध हो जाता था। तो इसी कारण जहां कहीं भी वो रहा वहां उसने सुंदर बाग बगीचे लगवाए थे। अगला है, मुगल बादशाह हुमायूं के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करिए। पहला कथन है, प्रारंभ में हुमायूं को अफगान सरदार, गुजरात के शासक और पूर्वी भारत के राज्यों से संघर्ष करना पड़ा। दूसरा है, शेर शाह सूरी ने हुमायूं को पराजित कर उसे देश से बाहर भागने पर विवश किया। और तीसरा है, अपने प्रवासन के दौरान अमरकोट में हुमायूं की पत्नी ने अकबर को जन्म दिया। तो बताइए कि हुमायूं के संबंध में इनमें से कौन कौन सा सही है। आपका जवाब होना चाहिए कि ये तीनों ही बिल्कुल सही है हुमायूं के संबंध में। बाबर की मृत्यु के बाद उसका पुत्र हुमायूं शासक बना।
हालांकि हुमायूं को आरंभ से ही मुसीबतों का सामना करना पड़ा था। अफगान सरदार अब भी मुगलों को भारत से निकाल देना चाहते थे। गुजरात का शासक बहादुर शाह भी दिल्ली पर आक्रमण करने को ताक रहा था, आक्रमण करने की ताक में था। पूर्वी भारत में इस समय एक महत्वाकांक्षी और शक्तिशाली अफगान सरदार शासन कर रहा था, जो कि दिल्ली को जीत करके अपने को सुल्तान घोषित करना चाहता था। वो था शेरशाह। कौन था? शेरशाह। शेरशाह ने हुमायूं के साथ 2 लड़ाइयां लड़ी और दोनों में ही हुमायूं को पराजय किया। इसलिए बाबर का विजय किया हुआ राज्य हुमायूं के हाथ से निकल गया। हुमायूं सिंध और राजस्थान में एक स्थान से दूसरे स्थान पर भटकता फिरा। इसी समय जब वो अमरकोट में था और उसकी पत्नी हमीरा बानो बेगम द्वारा एक पुत्र उत्पन्न हुआ, जो बाद में अकबर कहलाया। अंत में हुमायूं सिंध छोड़ करके फारस चला गया। नेक्स्ट है, शेरशाह सूरी के बचपन का नाम क्या था? बताइए, बहुत इजी क्वेश्चन है। क्या नाम था? फरीद था। शेरशाह के बचपन का नाम था फरीद। बाद में एक शेर को मार डालने के बाद उसका नाम शेर खां पड़ा। वो एक सरदार का पुत्र था जिसकी एक छोटी जागीर जौनपुर के पास में थी। हुमायूं को पराजित करने के बाद वो भारत का बादशाह बना। क्या नाम था? फरीद। ध्यान रखिएगा। शेरशाह सूरी द्वारा किए गए सुधारों में शामिल था, ये 4 पढ़िए और बताइए कि कौन कौन शामिल था शेरशाह सूरी द्वारा किए गए सुधारों में। राजस्व सुधार, प्रशासनिक सुधार, सैनिक सुधार और करेंसी प्रणाली में सुधार। सुधारों की बात करें तो राजस्व सुधार, प्रशासनिक सुधार, करेंसी प्रणाली में सुधार और सैनिक सुधार, ये चारों ही शामिल थे उसके। शासक बनने के बाद शेरशाह सूरी ने अनेक सुधार किए, जिनमें की राजस्व, प्रशासनिक, सैनिक और करेंसी प्रणाली में सुधार सर्वप्रमुख थे। राजस्व सुधार के अंतर्गत उसने अपने राज्य की सारी भूमि का नए ढंग से बंदोबस्त किया। अलाउद्दीन के शासनकाल की भांति उसने भूमि का नाप कराकर लगान निश्चित किया। प्रशासनिक सुधार के अंतर्गत उसने अधिकारियों को नियमित रूप से वेतन देने पर जोर दिया। प्रशासनिक सुधार के अंतर्गत उसने क्या किया? अधिकारियों को नियमित रूप से वेतन देने पर जोर दिया। आवागमन के लिए उसने सड़कों का निर्माण व मरम्मत कराई। सड़कों के दोनों ओर छायादार वृक्ष लगाए और कुएं खुदवाए। रास्ते में थके हुए यात्रियों के विश्राम के लिए सराय बनवाई। सैनिक सुधार, इसमें क्या था? सैनिक सुधार के अंतर्गत उसने अपनी सेना को संगठित किया और अपनी सैनिक शक्ति को बढ़ाया। और करेंसी प्रणाली के बारे में अगर आप जानते होंगे तो इसके अंतर्गत उसने एक नए सिक्के रुपए का चलन आरंभ किया, जो कि आज तक प्रचलित है। ठीक है, तो ये सारे ही सुधार सर्वप्रमुख थे। कौन कौन से सुधार? ध्यान रखिएगा। राजस्व सुधार, प्रशासनिक सुधार, सैनिक सुधार और करेंसी प्रणाली में सुधार। नेक्स्ट, शेरशाह के द्वारा बनवाई गई ग्रैंड ट्रंक रोड किन 2 स्थानों को जोड़ती है? बताइए। पेशावर से कोलकाता को जोड़ती है। किसको किसको? शेरशाह के द्वारा बनवाई गई ग्रैंड ट्रंक रोड पेशावर से कोलकाता को जोड़ती है। और इसके अलावा शेरशाह ने उत्तरी भारत से बंगाल तक मौर्यों के द्वारा बनवाई गई सड़क की फिर से मरम्मत कराई। सड़कों के द्वारा दिल्ली को बुरहानपुर और जौनपुर से जोड़ दिया गया था। नेक्स्ट है, निम्न कथनों पर विचार करिए। कथन पढ़िए दोनों। कालिंजर किले के घेरे के दौरान शेरशाह की मृत्यु हो गई। दूसरा है, हुमायूं की मृत्यु पोलो खेलते समय घोड़े से गिर करके हुई थी। तो बताइए दोनों में से कौन कौन सा सही है? तो सही तो सिर्फ पहला है कि कालिंजर किले के घेरे के दौरान शेरशाह की मृत्यु हो गई थी, लेकिन हुमायूं की मृत्यु पोलो खेलते समय हुई थी, ये गलत है। बल्कि हुमायूं की मृत्यु हुई थी पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर। ठीक है, चलिए इसके बारे में विशेष जानकारी पढ़ लेते हैं हम लोग। हुमायूं की मृत्यु पोलो खेलते हुए नहीं बल्कि पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिर करके हुई थी। 1545 में कालिंजर के घेरे में शेरशाह सूरी के चेहरे के सामने एक बंदूक फट जाने से उसकी मृत्यु हो गई। अन्य स्रोतों के अनुसार बारूद का ढेर फट जाने से उनकी मृत्यु हुई थी। शेरशाह की मृत्यु के बाद 1555 में पंजाब को जीत करके हुमायूं ने दिल्ली और आगरा पर पुनः अधिकार स्थापित कर लिया और इस प्रकार फिर से भारत में मुगलों के साम्राज्य की स्थापना हुई। ठीक है, अगला प्रश्न है, दक्षिण में बहमनी राज्य से संबंधित कथनों पर विचार करिए। दक्षिण में बहमनी राज्य से संबंधित, पहला है, 15वीं शताब्दी में बहमनी दक्षिण भारत का शक्तिशाली राज्य था। दूसरा है, बहमनी का प्रधानमंत्री महमूद गवा फारस का एक व्यापारी था। तीसरा है, महमूद गवा से विजयनगर शासकों ने गोवा को छीन लिया। तो बताइए इनमें से कौन कौन सा सही है? सही की बात करी जाए तो सिर्फ पहला और दूसरा सही है, तीसरा गलत है। ठीक है, क्यों गलत है? महमूद गवा से विजयनगर शासकों ने गोवा छीन लिया। 15वीं शताब्दी में बहमनी राज्य की बड़ी उन्नति हुई। अंशतः इसका श्रेय बुद्धिमान मंत्री महमूद गवा को दिया जाता है।
1453 में पारस का एक व्यापारी महमूद गवा भारत आया और धीरे धीरे उन्नति करके वो बहमनी राज्य का प्रधानमंत्री बन गया। अब तीसरे कथन पे हम लोग बात करें तो महमूद गवा ने विजयनगर से गोवा जीत लिया, जिससे अब वहां के व्यापार का सारा धन बहमनी राज्य को प्राप्त हो गया था। किस राज्य को? बहमनी राज्य को प्राप्त होने लगा था, ना कि महमूद गवा ने विजयनगर शासकों से गोवा छीन लिया। अगला प्रश्न है, बहमनी राज्य से विभाजित 5 नए राज्य में असंगत बताइए। बरार, बीजापुर, गोलकुंडा, अहमदनगर और बीदर। इसमें से असंगत कौन सा आपको समझ में आ रही है? बरार, बीजापुर, गोलकुंडा, अहमदनगर, बीदर। कोई भी इसमें से असंगत नहीं है। बहमनी अपने उत्तरावर्ती काल में 5 नए राज्यों में विभाजित हो गया। ये बीजापुर, गोलकुंडा, अहमदनगर, बीदर और बरार के राज्य थे। बाद में अहमदनगर ने बरार को और बीजापुर ने बीदर को विजय कर लिया। इस प्रकार अहमदनगर, गोलकुंडा और बीजापुर के केवल 3 राज्य ही रह गए। ठीक है, नेक्स्ट है, विजयनगर शासक कृष्णदेव राय के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करिए। कथन है आपके पास, कृष्णदेव राय ने उड़ीसा राज्य पर विजय प्राप्त की। दूसरा है, राज्य में सिंचाई व्यवस्था के लिए बांधों और नहरों का निर्माण कराया। तीसरा है, कृष्णदेव राय ने संस्कृत भाषा में अमुक्त माल्यदा नामक काव्य की रचना की। तो बताइए कि इनमें से कौन कौन सा सही है? तो आपका जवाब होगा कि पहला और दूसरा सही है। आइए समझते हैं इसको। विजयनगर शासक कृष्णदेव राय ने रायचूर दोआब के साथ में उड़ीसा राज्य पर आक्रमण करके सफलता प्राप्त की। राज्य में कृषि की उन्नति के लिए उसने विस्तृत सिंचाई योजनाएं बनाई। उसने बड़े बांध व नहरें बनवाने का आदेश दिया। अब तीसरे कथन को हम समझते हैं। तीसरे कथन में हमने क्या कहा, समझा कि कृष्णदेव राय ने संस्कृत भाषा में अमुक्त माल्यदा नामक काव्य की रचना की थी। तो कृष्णदेव राय संस्कृत और तेलुगु का अच्छा विद्वान था। उसने तेलुगु में एक लंबे काव्य अमुक्त माल्यदा की रचना की, जिसमें उसने ये बतलाया कि राज्य को किस प्रकार से राज्य पर शासन करना चाहिए। तो ये आपका इसलिए गलत है। ठीक है, नेक्स्ट है, विजयनगर के विरुद्ध तालीकोट के युद्ध में किन 3 राज्यों ने संगठन बना करके आक्रमण किया था? बीजापुर, गोलकुंडा, अहमदनगर या फिर बहमनी राज्य? आंसर होगा बीजापुर, गोलकुंडा और अहमदनगर। कौन कौन? बीजापुर, गोलकुंडा और अहमदनगर। 1530 में कृष्णदेव राय की मृत्यु हो गई और उसकी मृत्यु के साथ विजयनगर राज्य का पतन आरंभ हो गया। दक्षिण भारत के उत्तरी क्षेत्र के 3 राज्य अहमदनगर, गोलकुंडा और बीजापुर विजयनगर पर आक्रमण करने के अवसर की प्रतीक्षा कर रहे थे। ये अवसर आया 1565 में, जब इन राज्यों ने मिलकर के तालीकोट की लड़ाई में विजयनगर को पराजित किया। हालांकि जल्द ही दक्षिण भारत में मुगलों के आधिपत्य से ये राज्य भी नष्ट हो गए। अब आगे बताइए कि वास्को डी गामा समुद्र के रास्ते भारत कब पहुंचा था? कभी कभी इजी क्वेश्चन को भी फेस कर लिया करिए। 1498 में ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी कभी कभी पूछ लिया जाता है, जिससे खुश हो जाते हैं इंसान और बच्चे खुश हो जाते हैं और फिर आगे क्वेश्चन करने के लिए एक अलग सा उत्साह जागृत हो जाती है। तो बस इसलिए बीच में थोड़े से इजी क्वेश्चन भी मिल जाते हैं। वास्को डी गामा पुर्तगाली यात्री था। वो अफ्रीका की दक्षिण नोक आशा अंतरीप यानी जिसे कि केप ऑफ गुड होप कहते हैं, इसका चक्कर काट करके 1498 में भारत में कालीकट तट पे पहुंचा। हालांकि वास्को डी गामा से पहले एक अन्य पुर्तगाली यात्री बार्थोलोम्यू डियाज 1488 में अफ्रीका की दक्षिण नोक आशा अंतरीप तक पहुंचा था। ठीक है, निम्न युग्मों पर विचार करिए। निम्नलिखित युग्मों पर विचार करिए। ये विदेशी यात्री है, उनसे संबंधित देश है। मार्को पोलो किस देश से संबंधित है? वेनिस से। वास्को डी गामा पुर्तगाली था। निकितन रूस से था। तो आपका जवाब होगा कि ये तीनों ही बिल्कुल एक दूसरे से मैच कर रहे हैं। वेनिस यात्री मार्को पोलो दक्षिण से भारत आया था। निकितन रूस से आया था और अपनी दक्षिण भारत की यात्रा की। वास्को डी गामा पुर्तगाल का यात्री था। बाद में इंग्लैंड, फ्रांस, डेनमार्क, हॉलैंड और स्पेन से जहाज भारत आए। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि अमेरिकी महाद्वीप की खोज किसने की? तो मैंने कहा कि कभी कभी इजी क्वेश्चन को भी फेस कर लिया करिए। कोलंबस ने किया। किसने? कोलंबस ने। स्पेन यात्री कोलंबस सर्वप्रथम 1492 में अमेरिका द्वीप पर पहुंचा था। हालांकि अभी अमेरिकी महाद्वीप की जानकारी ना होने के कारण उसने उसको भारत का ही भाग समझ करके वेस्ट इंडीज कहा। कुछ समय बाद 1497 में अमेरिगो वेस्पुकी ने भी अमेरिका की यात्रा की। अब तक उस समय के भूगोलवेत्ता ये जान गए थे कि वो अमेरिका महाद्वीप था, एशिया नहीं। तो इसलिए उसका नामकरण अमेरिगो वेस्पुकी के नाम पर अमेरिका हो गया। बाद में 1519 में जब मैगेलन ने संसार के चारों ओर समुद्री यात्रा की तो अमेरिका महाद्वीप का अस्तित्व सिद्ध हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। यूरोपीय नाविक अपनी यात्रा के दौरान दिशा सूचक के लिए किन
यंत्रों का उपयोग करते थे दिशा सूचक के लिए? बताइए। क्वाड्रांत का करते थे, वेद यंत्र का करते थे, या फिर मैनेट्स कंपास का करते थे? तो आपका जवाब होगा कि इन तीनों का ही करते थे। ठीक है। पुनर्जागरण के बाद विभिन्न वैज्ञानिक खोज से यूरोपीय यात्री अपनी समुद्री यात्राओं में भी नए यंत्रों का विधियों का नए यंत्रों और विधियों का प्रयोग करने लगे थे। वेद यंत्र और क्वाड्रांत, जिसे कि चतुर्थांश कहते हैं, इसकी सहायता से किसी निश्चित स्थान से देशांतर की माप की जाती थी, किसी भी निश्चित स्थान से देशांतर की माप की जाती थी। वहीं मैनेट्स कंपास यानी कुतुबनुमा के आविष्कार के बाद समुद्र में खो जाने का भय और कम हो गया। ठीक है। 7वां चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा हुआ है अकबर के बारे में। तो आइए अकबर से रिलेटेड क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं फटाफट से। पानीपत का दूसरा युद्ध अकबर और किसके बीच में हुआ था? तो आप कहेंगे कि हेमू के बीच में हुआ था। पानीपत का दूसरा युद्ध, अकबर का सबसे पहला संघर्ष हेमू से हुआ था। अफगान राजाओं में से एक का सेनापति था। अकबर की तरफ से उसके संरक्षक बैरम खान ने सेना का नेतृत्व किया था। इस युद्ध में हेमू की पराजय हुई थी और दिल्ली और आगरा मुगलों को पुनः प्राप्त हो गया था। ध्यातव्य है कि 1556 में पिता की मृत्यु के बाद जब अकबर को बादशाह घोषित किया गया तब वो केवल 13 वर्ष का था। चलिए आइए अगले प्रश्न पे। अकबर की राजपूत नीति से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। क्या था उसकी राजपूत नीति? अकबर ने राजपूतों से वैवाहिक संबंध स्थापित किए। उसने अपने प्रशासन में राजपूतों को उच्च पदों पर नियुक्त किया। तो बताइए इनमें से कौन कौन सा सही है? आप कहेंगे कि दोनों सही है ना। अकबर ने राजपूत शासकों से मित्रता का संबंध स्थापित किया। उसने अनेक राजपूत राजकुमारियों से विवाह किए। उसने राजपूतों के साथ में संधि और मित्रता स्थापित की। उसने अपने प्रशासन में राजपूतों को उच्च पदों पर भी नियुक्त किया। उसके कुछ महत्वपूर्ण और स्वामी भक्त अधिकारी राजा मान सिंह जैसे राजपूत भी थे। उसको राणा प्रताप जैसे उन राजपूत राजाओं के साथ युद्ध करने पड़े जो उसका विरोध करते थे। अकबर की विजय यानी जो उसका युद्ध अभियान था उससे संबंधित ये जो कथन दिए हैं तीनों, क्या वो सही है? तो पॉज करके इसको पढ़िए और बताइए। गुजरात विजय उत्तर भारत की विजयों में सबसे महत्वपूर्ण था क्या? अकबर ने अपने विजय अभियान के दौरान संपूर्ण भारत में अभियान किया था, जिसमें कि उत्तर भारत में गुजरात की विजय उसकी महत्वपूर्ण विजयों में से एक थी। तो पहला वाला कथन सही है। दूसरा है कि अकबर ने मध्य भारत और अफगानिस्तान में कंधार को जीत लिया था। तो गुजरात विजय से अरब और यूरोप से होने वाले व्यापार का लाभ जो था वो अब मुगलों को मिलने लगा था। बंगाल विजय से दक्षिण पूर्व एशिया और चीन के व्यापारी अब मुगलों से व्यापार करने लगे थे और बंगाल के व्यापारी जो थे वो मसालों के बदले कपड़े लेते थे। दक्षिण भारत में अहमदनगर राज्य के विरुद्ध 8 साल तक अभियान चला था। तो दक्षिण भारत अभियान के तहत अकबर ने अहमदनगर राज्य के विरुद्ध अभियान शुरू किया था। और तो ये वाला भी सही है आपका। ठीक है। अकबर ने कश्मीर, सिंध, उड़ीसा, मध्य भारत और अफगानिस्तान में कंधार को जीत लिया था। ये दूसरा कथन भी सही है, पहला भी सही है और तीसरा भी सही है। तो आपका जवाब होना चाहिए ये तीनों ही सही है। अकबर ने अपने विजय अभियानों के दौरान पूरे भारत में अभियान किया था। उत्तर भारत में विजय की उसकी विजय जो था उसका महत्वपूर्ण विजयों में से एक था। गुजरात विजय से अरब और यूरोप में होने वाले व्यापार का लाभ अब मुगलों को मिलने लगा था। बंगाल विजय से दक्षिण पूर्व एशिया और चीन के व्यापारी अब मुगलों से व्यापार करने लगे थे। बंगाल के व्यापारी मसालों के बदले में कपड़े लेते थे। 1595 तक अकबर ने कश्मीर, सिंध, उड़ीसा, मध्य भारत और अफगानिस्तान में कंधार को जीत लिया था। और तीसरा जो आपका स्टेटमेंट आपसे कह रहा था कि दक्षिण भारत में अहमदनगर राज्य के विरुद्ध 8 साल तक अभियान चला था। तो दक्षिण भारतीय अभियान के तहत अकबर ने अहमदनगर राज्य के विरुद्ध अभियान शुरू किया था और ये घेरा 8 साल तक चला था, क्योंकि दक्षिण के राज्यों ने मुगलों का विरोध करने में अपनी सारी शक्ति लगा दी थी। और अंत में मुगलों ने खानदेश, बरार और अहमदनगर के कुछ भागों को अपने राज्य में मिला लिया था। ठीक है। नेक्स्ट है प्रशासनिक अधिकारी हैं और ये उनके क्या कार्य हुआ करते थे। बख्शी का कार्य होता था सेना का प्रबंधन करना। काजी क्या होता था? प्रमुख न्यायाधीश होता था। कोतवाल जो होता था वो नगर प्रशासन की देखरेख करता था। तो ठीक है, नगर प्रशासन की देखरेख में था। तो ये तीनों ही एक दूसरे से मैच कर रहे हैं। अब अकबर विभिन्न प्रशासनिक अधिकारियों के सहारे शासन व्यवस्था चलाता था। इन अफसरों में सबसे महत्वपूर्ण वजीर और बख्शी होते थे। वजीर लगान वसूलने के प्रबंध की और बख्शी सेना के प्रबंध की देखभाल करता था। खानसामा बादशाह के घरेलू प्रबंध की देखभाल करता था। न्यायाधीशों में सबसे ऊंचा स्थान प्रमुख काजी का था। कोतवाल नगर का प्रशासन देखता था। अपराधियों को पकड़ने का उत्तरदायित्व कोतवाल पर था। वो व्यापारियों के द्वारा नापतौल में प्रयोग किए जाने वाले बांटों की भी देखरेख करता था। ठीक है।
अब बताइए कि मुगल साम्राज्य कई इकाइयों में बटा हुआ था, उसका सही क्रम आप इसमें बताइए कि चारों में से सही क्रम क्या था जो कि मुगल साम्राज्य में ये इकाइयां बटी हुई थी। सूबा, सरकार, परगना, गांव। मुगल साम्राज्य में कई इकाइयों में मुगल साम्राज्य बटा हुआ था, जिसमें साम्राज्य जो था वो बहुत से सूबों में या प्रांतों में बटा हुआ था। सूबा, सूबे से क्या होता था, सूबा बहुत से सरकार में होता था, सरकार बहुत से परगनों में होता था, और परगना बहुत से गांवों में बटे हुए थे। तो इस तरीके से बटा हुआ था। मुगल साम्राज्य कई इकाइयों में बटा हुआ था। इनमें साम्राज्य बहुत से सूबों में या प्रांतों में बटे हुए थे, सूबा बहुत से सरकारों में बटे थे, सरकार बहुत से परगनों में बटे थे, और परगना बहुत से गांवों में बटे हुए थे। अकबर के शासनकाल में मुगल साम्राज्य 15 सूबों में विभाजित था। सूबे में सूबेदार सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी होता था। अकबर काल में साम्राज्य की आर्थिक व्यवस्था से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करिए। ये 3 कथन दिए हुए हैं। भूमि का लगान और व्यापार का धन प्राप्ति के प्रमुख साधन थे। भूमि का लगान और व्यापार कर धन प्राप्ति के प्रमुख साधन थे। राजा टोडरमल ने लगान की एक नई व्यवस्था को जन्म दिया। समुद्र पार व्यापार की मुगल काल में बड़ी उन्नति हुई। तो बताइए इन तीनों में से कौन कौन सा सही। आपका जवाब होगा कि ये तीनों ही बिल्कुल सही है। तो समझते हैं हम लोग। मुगल राज्य को 2 साधनों से धन प्राप्त होता था। एक साधन था भूमि का लगान और दूसरा व्यापार कर। व्यापार पे कर जो लगता था। हालांकि लगान से कर व्यापार की कर की अपेक्षा अधिक प्राप्त होता था। राजा टोडरमल ने अपने साम्राज्य के आदेश से लगान वसूल करने की एक नई स्थायी व्यवस्था को स्वरूप प्रदान किया था, जो था आईने दहसाला या टोडरमल बंदोबस्त, जिसको कहा जाता था। इस प्रणाली के अंतर्गत अलग अलग फसलों के पिछले 10 वर्ष के उत्पादन और उसी समय के उनके प्रचलित मूल्यों का औसत निकाल करके उस औसत का 1/3 राजस्व के रूप में वसूला जाता था। समुद्र पार व्यापार की भी मुगल काल में बड़ी उन्नति हुई थी। कुछ व्यापारी देश की सीमा को पार करके अपना सामान मध्य एशिया, फारस और रूस तक ले जाते थे। भारत के समुद्र तट पर बहुत बड़े बड़े बंदरगाह थे। भारत के व्यापारी कपड़े, नील, शोरा और मसाले दूसरे देशों को भेजते थे। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन अकबर के दरबार से संबंधित थे? तानसेन, अबुल फजल, फैजी और तुलसीदास। कौन कौन संबंधित थे अकबर के दरबार से? तो आपका जवाब होगा कि ये तानसेन, अबुल फजल और फैजी, ये तीनों ही अकबर के दरबार से संबंधित है। तुलसीदास नहीं थे। अकबर के दरबार से संगीतकार तानसेन और प्रसिद्ध साहित्यकार अबुल फजल और फैजी संबंधित थे। तुलसीदास जो थे रामचरितमानस के रचयिता हैं, जो कि अकबर के समकालीन थे। उनका मुगल दरबार से कोई संबंध नहीं था। अबुल फजल ने अकबर के दरबार में रह करके अकबरनामा, अकबर का जीवन चरित्र इसमें लिखा हुआ है, इस नाम की पुस्तक की रचना की थी। आईने अकबरी इसी पुस्तक का एक भाग है। इसी काल में संपूर्ण महाभारत और रामायण का फारसी में अनुवाद किया गया और अबुल फजल ने इन अनुवादों की भूमिका लिखी थी। फैजी मुगल दरबार का राजकवि था। वो फारसी भाषा में कविता लिखता था। मुगल साम्राज्य की राजभाषा कौन सी थी? फारसी थी। तानसेन मुगल दरबार का प्रमुख संगीतकार था। इन्होंने अनेक रागों की गायन शैली में नवीनता का समावेश करके भारतीय संगीत को समृद्ध किया है। राग दरबारी इन रागों में बहुत लोकप्रिय था। बहुत सारे प्रश्न आपके यहाँ से तैयार हो जा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। मुगल चित्रकला शैली से संबंधित कथनों पर विचार करिए। सारे कथन पढ़िए। मुगल चित्रकला में लघु चित्रकला प्रमुख शैली थी। चित्रकला में प्रयोग होने वाले रंग भारतीय और चित्र शैली भारत और फारसी चित्रकला का सम्मिश्रण था। तो बताइए कि ये दोनों मुगल चित्रकला शैली से संबंधित है क्या? तो आपका जवाब होगा कि हाँ, दोनों ही संबंधित है। ठीक है। मुगल दरबार में चित्रकार पुस्तकालय और पुस्तकों को सजाने के लिए छोटे आकार के चित्र यानी लघु चित्र बनाते थे। ये चित्रकार भारत और फारस की मिश्र शैली पे चित्र रचना करते थे। वे जिन रंगों का प्रयोग करते थे वो विशेषतः भारतीय थे। इस समय चित्रकारी के द्वारा लोक कथाओं के दृश्यों का भी चित्रण किया जाता था। आगे बढ़ते हैं। अकबर काल से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करिए। किससे संबंधित? अकबर काल से संबंधित। भारत में अभी पुस्तकें हाथ से लिखी जाती थी। दूसरा है कि इस समय कागज का प्रयोग होने लगा था। तो बताइए कि क्या दोनों संबंधित है अकबर काल से? तो आप कहेंगे कि हाँ, दोनों ही संबंधित है। क्यों संबंधित है? इस समय भारत में पुस्तकें हाथ से ही लिखी जाती थी उस टाइम पे। वैसे तो चीन और यूरोप में छापने का आविष्कार हो चुका था, किया जा चुका था चीन और यूरोप में, और उसका प्रयोग भी किया जाता था।
अब पुस्तकें ताड़ के पत्तों या वृक्षों की छाल पर नहीं लिखी जाती थी, बल्कि कागज पर लिखी जाती थी। कागज का आविष्कार चीन में हुआ था और पश्चिम एशिया में उसका निर्यात होता था। 14वीं शताब्दी तक भारतीय व्यापारी भी कागज का आयात करने लगे थे और बाद में वो भारत में भी बनाया जाने लगा। फारसी की पुस्तकें नास्तालिक जैसे विभिन्न प्रकार की सुंदर फारसी लिपियों में लिखी जाती थी। हिंदी और संस्कृत की पुस्तकों के लिखने में सामान्यतः देवनागरी लिपि का प्रयोग किया जाता था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये इमारत है, उनकी क्या विशेषताएं हैं, उसमें आपको इसको मैच करनी है। इबादत खाना, इसमें से बताना है कि सही कौन सा, इसमें सुमेलित कौन सा नहीं है, ये बताना है। इबादत खाना धार्मिक सिद्धांतों का विचार विमर्श था? नहीं, इबादत खाना गलत है। दूसरा है कि दीवाने आम, हाँ, अकबर का दरबार होता था जिसको दीवाने आम कहते थे। दीवाने खास होता था सामान्य प्रजा से मिलने का स्थान। तो ये इन दोनों संबंधित है, पहला संबंधित नहीं है, केवल दूसरा और तीसरा संबंधित है। नहीं नहीं, हाँ, दूसरा तीसरा संबंधित है। यहाँ पे पूछा है कौन सा नहीं है, बार बार मैं कंफ्यूज हो जा रही हूँ। कौन सा नहीं है, तो पहला संबंधित, विशेषता इसकी नहीं मैच कर रही है। दीवाने आम में अकबर की अपनी सामान्य प्रजा के सामने उपस्थित होता था अकबर, जहां पर हर एक व्यक्ति जो था वो उससे मिल सकता था। कहाँ पे? दीवाने आम में। दीवाने खास सम्राट का राजमहल होता था, जहां वो अपने अधिकारियों से राज्य व्यवस्था पर विचार विमर्श करता था। वो अपने राजमहल के झरोखे पर भी आता था, जिसके नीचे से सामान्य जनता उसका दर्शन कर सकती थी। अब जानिए कि इबादत खाना। इबादत खाना फतेहपुर सिकरी की एक इमारत थी, जहाँ पे अकबर विभिन्न धर्मों के सिद्धांतों पर विचार विमर्श किया करता था, ना कि धार्मिक सिद्धांतों पर विचार विमर्श होता था। इबादत खाने में सर्वप्रथम इस्लाम धर्म के आचार्य आए थे। बाद में हिंदू, फारसी, जैन और ईसाइयों को भी सम्राट ने विचार विमर्श करने के लिए आमंत्रित किया था। ठीक है, तो जो सुमेलित नहीं है वो है इबादत खाना। अगला प्रश्न है कि मुगल वास्तुकला से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करिए। मुगल शैली के बने सभी मकबरों में एक फाटक और एक बाग होता था। फतेहपुर सिकरी की वास्तुकला पूर्णतः भारतीय शैली का उदाहरण है। तो बताइए सही कौन सा है? सही इसमें से केवल पहला वाला है कि मुगल शैली के बने सभी मकबरों में एक फाटक होता था और एक बाग होता था। फतेहपुर सिकरी की वास्तुकला में फारस, मध्य एशिया और भारत की विभिन्न शैलियों का अद्भुत सम्मिश्रण देखने को मिला है। ठीक है, भारतीय शैली का उदाहरण है ये नहीं कह सकते हैं। फतेहपुर सिकरी अकबर की राजधानी थी और जो उसने कि आगरा से स्थानांतरित किया था। इस स्थान पर सूफी महात्मा शेख सलीम चिश्ती भी रहता था। अकबर उसका बड़ा आदर करता था। फतेहपुर सिकरी में मुख्यतः लाल बलुआ पत्थर का उपयोग किया गया है। दिल्ली में अकबर ने अपने पिता हुमायूं के लिए एक मकबरा बनवाया। इसका निर्माण एक विस्तृत क्षेत्र में बनवाए गए बाग के बीच में किया गया था। संपूर्ण क्षेत्र में प्रवेश करने का मार्ग एक विशाल फाटक से होकर के गुजरता था। मुगल शैली में एक फाटक तथा एक बाग प्रमुख विशेषता थी। मुगल शैली में एक फाटक और एक बाग, ये एक प्रमुख उसकी विशेषता थी। मैच करने के लिए पूछा जाता है यहाँ से प्रश्न। अगला है, अकबर द्वारा प्रचारित दीन इलाही से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करिए। दीन इलाही से संबंधित, ये सब धर्मों के सत्य पर आधारित था। इसमें सब धर्मों के सिद्धांतों का समावेश किया जाता था। दूसरा है कि अकबर के कुछ सहयोगियों ने दीन इलाही मानने से इनकार कर दिया। तो बताइए इनमें से कौन कौन सा सही है? ये सब धर्मों के सत्य पर आधारित था, इसमें सब धर्मों के सिद्धांतों का समावेश किया जाता था। तो आपका जवाब होगा कि दोनों ही अकबर के द्वारा प्रचारित दीन इलाही से संबंधित है। तो आइए समझते हैं इसके बारे में। अकबर ने धार्मिक सहिष्णुता के लिए एक नए धार्मिक मार्ग का सुझाव दिया। वो सब धर्मों के सामान्य सत्यों पर आधारित था और इसमें सब धर्मों के कुछ सिद्धांतों का समावेश कर दिया गया था। दीन इलाही का तात्पर्य था एक ईश्वर का धर्म। अकबर ने अपनी प्रजा में सूर्य, अग्नि और प्रकाश को आदर सम्मान देने की भावना का समावेश किया। अकबर के कुछ सहयोगी जिन्होंने दीन इलाही मानने से इनकार कर दिया, राजा मान सिंह उनमें प्रमुख था। ठीक है, अकबर के कुछ सहयोगी जिन्होंने दीन इलाही मानने से इनकार कर दिया था, उसमें सर्वप्रमुख था राजा मान सिंह। अब अगला चैप्टर है पुरानी एनसीईआरटी क्लास 7 का चैप्टर 8, वैभव विलास का युग। वैभव विलास के युग को हम लोगों ने पढ़ा है। तो आइए इसके क्वेश्चन ज्यादातर डायरेक्ट वाले होते हैं। पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित मुगल बादशाहों में किसने अपनी आत्मकथा फारसी भाषा में लिखी थी? तो आप सभी को मालूम है कि जहांगीर ने अपनी आत्मकथा फारसी भाषा में लिखी थी। तो जो कि जहांगीरी ये स्वयं लिखी थी उसने,
जिसमें कि उसकी सुंदर फारसी शैली देखी जा सकती है। इस रचना में जहांगीर का व्यक्तित्व देखा जा सकता है। उसको चित्रकला का भी अच्छा ज्ञान था। उसके दरबार में अनेक श्रेष्ठ चित्रकार होते थे। अब अगला प्रश्न पूछ रहा है कि किस वर्ष जहांगीर ने नूरजहां से विवाह किया था। तो जहांगीर ने 1611 में नूरजहां से विवाह किया था। 1611 में जहांगीर ने नूरजहां से विवाह किया। नूरजहां राज्य प्रशासन में रुचि रखती थी। प्रत्येक महत्वपूर्ण कार्य में जहांगीर उसकी राय लेता था और अंत में वो इतनी शक्तिशाली हो गई कि राज्य के सिक्कों में जहांगीर के नाम के साथ उसका नाम भी लिखा जाने लगा था 1611 में। ठीक है। जहांगीर के समय निम्न में से कौन सा क्षेत्र मुगलों से जीत लिया गया था। कौन सा क्षेत्र जीता गया था बताइए। कंधार जीता गया था। ठीक है। कंधार को जीता गया था। जहांगीर के समय अफगानिस्तान में कंधार के प्रांत को फारस के बंदरगाह ने जीत लिया था। कांगड़ा पंजाब की पहाड़ियों में स्थित एक क्षेत्र था जिससे जहांगीर ने अपनी सेना भेज करके विजिट किया था कांगड़ा को। अगला प्रश्न है निम्न में कौन सा यूरोपीय यात्री जहांगीर के दरबार में आया था। जहांगीर के दरबार में सर टॉमस रो आया था। इंग्लैंड के बादशाह ने सर टॉमस रो को मुगल दरबार में भेजा था। टॉमस रो ने जहांगीर से भेंट की। वो 3 साल तक आगरा में रहा। उसने मुगल दरबार के जीवन का सुंदर वर्णन किया है। तो बताइए कि इनमें से किस मुगल बादशाह ने दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण कराया है। दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण शाहजहां ने ही करवाया है। दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण कराया है। शाहजहां की अन्य वास्तुकला रचनाओं में ताजमहल जो कि आगरा में बनवाया है, लाल किला आगरा में ही बनवाया है, और ये सब इनके प्रमुख बनवाए गए मतलब वास्तुकला की रचना है। शाहजहां ने आगरा का ताजमहल अपनी पत्नी मुमताज बेगम की याद में बनवाया था। शाहजहां जिस सिंहासन पर बैठता था उसे तख्ते ताउस कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है शाहजहां से संबंधित निम्न कथनों में से अब बताइए कि असत्य कौन है। अब जहां ये असत्य लिख देता है ना, चीजें वहीं से डिफिकल्ट हो जाती है। अब सारी चीजों की जानकारी होनी चाहिए आपको। इसने मध्य एशिया के बल्क और बख्शों को अपनी सेनाएं भेजी थी। कंधार थोड़े समय के लिए शाहजहां को पुनः प्राप्त हो गया। शाहजहां ने असम में कामरूप पर विजय प्राप्त की। शाहजहां के समय हुगली बंदरगाह पर डचों का अधिकार था। तो बताइए कि इनमें से असत्य कौन है। डचों का अधिकार नहीं था, असत्य है ऑप्शन डी, बाकी सारे ही सत्य हैं। हुगली बंदरगाह पर इस समय पुर्तगालियों का अधिकार था, न कि डचों का। शाहजहां का पुर्तगालियों से संघर्ष हुआ। मुगल सेनाओं ने उनको हुगली से बाहर निकाल दिया। इस अभियान के दौरान उसकी सेनाएं उत्तर पूर्व की ओर बढ़ी और उन्होंने असम में कामरूप पर अधिकार कर लिया। शाहजहां ने थोड़े समय के लिए ईरान के बादशाह से कंधा को पुनः जीत लिया। हालांकि जल्द ही वो उसके हाथ से निकल गया। उसने 3 बार उस नगर पर अधिकार करने का प्रयत्न किया, पर प्रत्येक बार वो असफल रहा था। ठीक है। शाहजहां ने इनमें से किसे अपनी राजधानी बनाया था। शाहजहां ने शाहजहानाबाद को अपनी राजधानी बनाया था। ये बहुत सिंपल है क्योंकि इसके नाम मैच करते हैं शाहजहां से, तो इसे याद करना बहुत इजी है। शाहजहां ने शाहजहानाबाद को बसाया था। इसी नगर को उसने अपनी राजधानी बनाई। आज ये दिल्ली का एक प्रमुख भाग है। 1666 में शाहजहां की मृत्यु हो गई। कथन है कि मुगल गद्दी पर औरंगजेब शाहजहां का उत्तराधिकारी हुआ। ज्येष्ठ पुत्र के उत्तराधिकारी के नियम का पालन किया गया। इसका कारण दे रहा है। तो बताइए कि कथन और कारण क्या उसका सही स्पष्टीकरण कर रहा है। तो आपका जवाब होगा कि नहीं, कथन तो सही है लेकिन स्पष्टीकरण तो दूर, कारण गलत है पूरा। मुगल गद्दी पर औरंगजेब शाहजहां का उत्तराधिकारी हुआ। औरंगजेब उत्तराधिकारी युद्ध में अपने सभी भाइयों को सफलतापूर्वक पराजित करके राज सिंहासन पर बैठा था, और कारण गलत दिया है। औरंगजेब ने लगभग 50 वर्ष शासन किया। औरंगजेब के शासनकाल में मुगल साम्राज्य का सबसे अधिक विस्तार हुआ था। अब बताइए कि मराठों के उत्कर्ष का निम्न में से कौन सा कारण सही नहीं है। मराठों के उत्कर्ष का कौन सा कारण इसमें सही नहीं है। भौगोलिक सुरक्षा, उच्च नेतृत्व शक्ति, राजनीतिक जागृति या फिर उपर्युक्त सभी। कौन सा कारण सही नहीं है। सभी कारण सही है। भौगोलिक सुरक्षा, उच्च नेतृत्व शक्ति, राजनीतिक जागृति, सारे ही सही है। मराठे जो थे वो शुरुआत में दक्षिण राज्यों के अधीन सरदार थे। मुगल और दक्षिण राज्यों की राजनीति कमजोर देख करके मराठों ने सैनिक शक्ति बढ़ा करके दक्षिण राज्यों पर विद्रोह करके अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाना आरंभ कर दिया। पूना और कोंकण के आसपास का क्षेत्र पहाड़ी प्रदेश है जो कि उन्हें भौगोलिक सुरक्षा प्रदान करता था। इसी क्षेत्र में मराठे शक्तिशाली थे। मराठे छापामार गुरिल्ला युद्ध प्रणाली में बड़े कुशल थे। शिवाजी सबसे अधिक शक्तिशाली मराठा सरदार था। कौन? शिवाजी, जिसके नेतृत्व में मराठों ने खूब उन्नति की। वो कौन सा सेना नायक था जिसे बीजापुर के सुल्तान ने शिवाजी को दबाने के लिए भेजा था। वो कौन था? वो था अफजल खान। कौन था? अफजल खान था। शिवाजी के पिता बीजापुर के शासक थे।
शासक नहीं था, शासक के अधीन उसका सेना का अधिकारी था। शिवाजी ने बीजापुर से अपने को स्वतंत्र बनाने की कोशिश की। तभी बीजापुर के शासक ने अपने सेनापति अफजल खां को उनके विरुद्ध युद्ध करने को भेज दिया, लेकिन शिवाजी ने उसका वध कर दिया। उसने अपने को मराठा राज्य का स्वतंत्र शासक घोषित कर दिया और 1674 में वो राज सिंहासन पर बैठा। 1680 में अपनी मृत्यु के पूर्व के 6 वर्षों में वो शक्तिशाली मराठा राज्य स्थापित करने में सफल हुए थे। किस मुगल सेनापति के साथ में शिवाजी ने संधि किया था, बताइए। मुगल प्रशासन में किस मुगल सेनापति के साथ में शिवाजी ने संधि की थी? जय सिंह के साथ में। मुगल बादशाह औरंगजेब ने शिवाजी की बढ़ती शक्ति को देख करके अपने विश्वसनीय राजा जय सिंह के नेतृत्व में एक विशाल सेना शिवाजी का दमन करने के लिए भेजा। जय सिंह को मराठों की शक्ति का अनुमान था, तो इसलिए उसने युद्ध की बजाय मराठों और मुगलों के बीच एक संधि कराई, जिसे पुरंदर की संधि के नाम से जाना जाता है। मराठा प्रशासन से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। कथन है, शिवाजी ने राज्य के प्रशासन के लिए केंद्र स्तर पर अष्टप्रधान की व्यवस्था की थी। चौथ और सरदेशमुखी मराठा राज्य के बाहर लगान वसूली के 2 साधन थे। तो बताइए इनमें से कौन कौन सा सही है? दोनों ही बिल्कुल सही है। शिवाजी के केंद्रीय प्रशासन में राजा को सहायता और मंत्रणा देने के लिए 8 मंत्रियों की एक समिति थी, जो कि अष्टप्रधान कहलाती थी। क्या कहलाती थी? अष्टप्रधान कहलाती थी। मराठा राज्य में आय का प्रमुख साधन भूमि कर था। मराठों ने लगान वसूली की एक ऐसी प्रणाली अपनाई जिसमें बहुत सा धन प्राप्त होता था। एक मोटा अनुमान है कि राज्य को उपज का 2/5 दोष का 5वां भाग लेने का अधिकार था। इस नियम से लगान उन किसानों से वसूल किया जाता था जो कि मराठा राज्य में रहते थे, और मराठा राज्य के बाहर मुगल साम्राज्य या दक्षिण के राज्यों से 2 प्रकार के कर वसूल करती थी। मराठा राज्य के बाहर मुगल साम्राज्य या दक्षिण के राज्य से 2 प्रकार के कर वसूले जाते थे। ठीक है। एक कर चौथ कहलाता था। ये उस कर का चौथाई भाग था जो किसान दक्षिण के राज्यों को या मुगल साम्राज्य को देते थे। ये एक अतिरिक्त कर था जिसको वसूल करके मराठे ये विश्वास दिला देते थे कि वो उस क्षेत्र में अब लूटमार नहीं करेंगे और ना ही आक्रमण करेंगे। दूसरा कर सरदेशमुखी था, जो कि उपर्युक्त जो ये कर आप देख रहे हैं उस कर के अतिरिक्त 10वां भाग होता था। किस सिख गुरु की मृत्यु के लिए औरंगजेब जिम्मेदार था? औरंगजेब ने किसकी मृत्यु की? गुरु तेग बहादुर की। औरंगजेब के काल में 1675 में सिख गुरु तेग बहादुर को फांसी का हुक्म दिया गया था। निम्न में से किस सिख गुरु ने खालसा पंथ की स्थापना की थी? तो खालसा पंथ की स्थापना किया था गुरु गोविंद सिंह ने। सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की क्या की थी? गुरु गोविंद सिंह ने सिखों का सैनिकों के रूप में संगठन आरंभ किया और उनको मुगल सेनाओं के विरुद्ध युद्ध करने के लिए तैयार किया। गुरु गोविंद सिंह ने खालसा दल का गठन किया। गुरु गोविंद सिंह की सेना में अफगानिस्तान के सैनिक भी भर्ती किए गए थे। सिखों को 18वीं शताब्दी में खूब सफलता मिली थी। किस मुगल शहजादे ने उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किया था? उपनिषदों का फारसी में दारा शिकोह ने अनुवाद किया था। शहजादे दारा शिकोह ने 1657 में उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किया था और इस प्रकार यूरोप के दार्शनिकों ने भारतीय दर्शन का प्रथम बार अध्ययन किया। दारा शिकोह धर्म और दर्शन पर भी लिखता था। सूफी और वेदांत दर्शन पर उसकी सबसे प्रसिद्ध रचना वो है जिसमें उसने दोनों दर्शनों की समानता दिखलाई थी। अगला, 17वीं शताब्दी में भारत की व्यापार स्थिति से संबंधित निम्न कथनों में से कौन सा असंगत है वो बताइए। पहले असंगत बताने के लिए आपको सारे कथन पढ़ने होंगे और फिर उसमें आप डिसाइड करेंगे कौन सा असंगत है। इस समय फारस, चीन, पूर्व अफ्रीका, रूस और पश्चिमी यूरोप से भारत का व्यापार होता था। व्यापार विशेष रूप से हिंदू व्यापारियों के साथ में था। इस समय भारत में दिल्ली, आगरा, बनारस, सूरत और मछलीपट्टनम व्यापार के बड़े केंद्र थे। अभी तक अंग्रेजों का भारतीय व्यापार से कोई भी संबंध नहीं था। तो असंगत बतानी थी, तो कोई भी संबंध नहीं था, ये बिल्कुल गलत है, बाकी सारे ही सही है। इस समय अंग्रेजों की भारतीय व्यापार में अधिकाधिक रुचि बढ़ती जा रही थी। पुर्तगाल और इंग्लैंड आदि यूरोपीय देशों से जहाज आते थे। ठीक है, जहाज आते थे और भारत से सामान ले जाते थे। अंग्रेज व्यापारियों ने
अपनी एक व्यापार कंपनी बना ली थी। ये ईस्ट इंडिया कंपनी कहलाती थी। उन्होंने अपनी पहली कोठी, अपनी फैक्ट्री सूरत में स्थापित किया था। अंग्रेज सहित यूरोप के व्यापारियों की भारतीय वस्त्र उद्योग में विशेष रुचि थी और वो बंगाल से ढाके की मलमल, बनारस के रेशमी वस्त्र, पंजाबी समुद्र तट से सूरत और अहमदाबाद तथा मदुरई के सूती वस्त्र ले जाते थे। बैकग्राउंड नॉइज को प्लीज अवॉइड करिएगा, अगल बगल बहुत सारे आवाज आते रहते थे, लेकिन आपको सिर्फ फोकस करनी है कि चीजें क्या हो रही है, क्योंकि मेन फोकस मतलब होता है ना लक्ष्य पे, बस आप ध्यान साधे रहिए तभी आप लक्ष्य को पा सकते हैं। ठीक है, तो विदेशी व्यापारियों के मन में मालाबार की काली मिर्च की बहुत अधिक लालसा रहती थी। काली मिर्च की। अगला, निम्न में से कौन सा जहांगीरी चित्रकार थे? बिशन दास थे, मुराद थे, मंसूर थे और बहजाद थे। कौन थे? तो आपका जवाब होगा कि ये चारों थे। मुगल बादशाहों में जहांगीर को चित्रकला का सबसे अधिक शौक था। बिशनदास, मुराद, मंसूर और बहजाद जैसे उस काल के श्रेष्ठ कलाकारों को उसके दरबार में श्रेष्ठ संरक्षण मिला। औरंगजेब ने राज्य में चित्रकला और संगीत का विरोध किया। चित्रकला की दूसरी शैली का विकास दक्षिण के बीजापुर राज्य के संरक्षण में हुआ। यहाँ पे 18वीं शताब्दी के सुंदरतम चित्रों की रचना की गई, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। मुगल वास्तुकला से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन है कि शाहजहां के काल में वास्तुकला का पर्याप्त विकास हुआ था। औरंगजेब के काल में मुगल वास्तुकला की अवनति आरंभ हो गई थी। तो बताइए इनमें से कौन कौन सा सही है? दोनों सही है। शाहजहां ने बड़ी सुंदर इमारतों का निर्माण कराया था। उसके शासनकाल को विशेष रूप से इसके लिए ही स्मरण किया जाता है। शाहजहां कालीन इमारतों में भारतीय और विदेशी वास्तुकला के विभिन्न तत्वों का समन्वय किया गया है। इनमें अनेक आकार की गुंबद, सजी हुई मेहराबे, ऊंची मीनारें, झरोखे, चौड़े झुके हुए छज्जे, छोटे दर्शक मंडप और सजावट के अन्य उपकरण आते हैं जो कि भारतीय वास्तुकला में सामान्यतः पाए जाते हैं। दूसरे, इन इमारतों के विभिन्न अंगों के अनुपात में बड़ा संतुलन रखा गया है। शाहजहां के द्वारा निर्मित आगरा का ताजमहल अपनी विशेषता के कारण विश्व प्रसिद्ध है। औरंगजेब के काल में मुगल वास्तुकला की अवनति हुई। इस काल की इमारतें प्रायः पहले की बनी इमारतों की नकल होती थी। पहले की जो इमारतें बनी होती थी उसी का एक स्वरूप बनाया जाता था, उसी के मतलब कहते हैं चीटिंग करके बनाना घर, वही चीज हुआ। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन बताइए। जैसा तो मैंने आपको ट्रिक बताई कि पहले सारे कथन पढ़ लीजिए फटाफट से। संगीत की हिंदुस्तानी या उत्तर भारतीय शैली मुगल काल में खूब लोकप्रिय हुई। ख्याल और ठुमरी संगीत शैली मुगल दरबार में विकसित हुई। क्या लगता है आपको इन दोनों में से कौन सा सही होना चाहिए? इस समय कर्नाटक संगीत की शैली प्रायद्वीप और दक्षिण भारत में अधिक प्रसिद्ध हुई थी। 18वीं शताब्दी तक दिल्ली और लखनऊ उर्दू काव्य के प्रमुख केंद्र नहीं रहते। तो आपको बतानी है कौन सा असत्य है, तो डी वाला असत्य है, बाकी सारे सत्य हैं। 18वीं शताब्दी में दिल्ली और लखनऊ उर्दू काव्य के प्रमुख केंद्र थे, न कि नहीं। 17वीं शताब्दी में संगीत काल का पर्याप्त विकास हुआ। ख्याल और ठुमरी जैसी संगीत की नवीन शैलियों जिनका विकास मुगल दरबार में हुआ था, नए केंद्रों में भी लोकप्रिय हो गई थी। अन्य शैलियों जैसे ध्रुपद को भी संरक्षण प्रदान किया गया। अगला बताइए कि इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है। इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? सूरदास सूरसागर की रचना किए हैं। एरस खान कृष्णलीला की रचना की है, नहीं। बिहारी सतसई की रचना की है। जो मैच नहीं करता है वो है दूसरा। एरस खान की कृष्ण लीला नहीं है बल्कि प्रेम वाटिका के नाम से रचनाएं प्रसिद्ध है। सूरदास आगरा के नेत्र विहीन कवि थे, उन जिनकी रचना सूरसागर काफी प्रसिद्ध है। बिहारी की लिखी सतसई भी लोकप्रिय हुई थी। आइए अब आते हैं हम लोग लास्ट चैप्टर पे, मध्यकालीन क्लास 7 की पुरानी एनसीईआरटी का 9वां चैप्टर में हम लोगों ने मुगल साम्राज्य का किस तरीके से पतन हुआ है ये हमने पढ़ा है और उसी के क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करेंगे। औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल सत्ता किसने संभाली थी? मुगल सत्ता बहादुर शाह प्रथम ने संभाला था। ठीक है, 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो गई, जिसके बाद उसके 3 पुत्रों में से सत्ता के लिए संघर्ष हुआ। तीनों पुत्रों में, इन तीनों में जो विजय हुआ उसने बहादुर शाह की उपाधि धारण की और 1707 में शासन प्रारंभ किया। 1712 में बहादुर शाह की मृत्यु हो गई। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। कथन है कि पानीपत का तीसरा युद्ध मराठा और अफगानों के बीच हुआ था। ठीक है, मराठा और अफगानों के बीच में हुआ। विदेशी आक्रमणकारी नादिर शाह ईरान का बादशाह था। तो बताइए इनमें से कौन कौन सा सही है? तो आप कहेंगे कि दोनों ही बिल्कुल सही है। 1761 में पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था अफगानों और मराठों के बीच में, जिसमें कि अफगानों में अब्दुल शाह था, अहमद शाह अब्दाली। अहमद शाह अब्दाली एक अफगानी था। उसने नादिर शाह के चरण चिन्हों का अनुसरण किया। उसने पंजाब को जीत करके अफगानिस्तान के राज्य में मिला लिया था।
नादिर शाह ईरान का बादशाह था। उसने 1739 में भारत पर आक्रमण किया और दिल्ली नगर को तहस नहस कर दिया। नादिर शाह लौटते समय शाहजहां का तख्ते ताउस और कोहिनूर हीरा भी ईरान ले गया। यूरोपीय व्यापारियों को उत्तरावर्ती मुगल साम्राज्य में अपने क्षेत्र विस्तार में मिली सफलता के कारणों से संबंधित था। सफलता के कारणों में कौन संबंधित था? पहला है कि इस समय भारत में कई स्वतंत्र राज्य स्थापित हो चुके थे। यूरोपीय समुद्री लड़ाई में मुगल सेना से बेहतर था। तो क्या बताइए कि यूरोपीय व्यापारियों को उत्तरावर्ती मुगल साम्राज्य में अपने क्षेत्र विस्तार में जो सफलता मिली थी उसके कारण से इनमें से कौन कौन से संबंधित है? तो आप कहेंगे कि दोनों ही संबंधित है। उत्तर मुगल काल में यूरोपीय व्यापारियों को अपने क्षेत्र विस्तार में अधिक सफलता मिली थी। इस समय इनको दो विशेष सुविधाएं प्राप्त हुई। एक तो मुगल साम्राज्य के स्थान पर मराठों का राज्य और हैदराबाद, अवध और बंगाल जैसे बहुत से नए राज्य बन गए थे। यूरोप के लोगों के लिए अकबर और औरंगजेब के समय मुगल राज्य की संगठित शक्ति का सामना करने की अपेक्षा इन राज्यों से युद्ध करना अधिक सरल था। दूसरा था कि यूरोपीय व्यापारी समुद्र मार्ग से आए थे और वे सभी समुद्री लड़ाई में बड़े कुशल थे। इसलिए जब यूरोप के निवासी भारत के समुद्र तट के नगरों पर अधिकार करने लगे तो न उन्हें मुगल रोक सके और न ही उन्हें अन्य राज्य रोक सका। ठीक है, नेक्स्ट है मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से व्यापार संबंध स्थापित करने वाले कौन थे? मध्यकाल में भारत से व्यापार करने वाले थे आपके पुर्तगाली। यूरोप निवासियों में भारत में सबसे पहले उपनिवेश बनाने वाले पुर्तगाली थे। ये व्यापारी भारत के पश्चिमी तट से रुई और नील, दक्षिण में मालाबार से काले मिर्च और मसाले, मद्रास से रुई और चीनी और बंगाल से रेशम और शोरा का निर्यात करते थे। ठीक है, यूरोपीय कंपनियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। पहला है कि डेनमार्क ने डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी बनाकर के भारत भेजी। हॉलैंड की कंपनी ने जावा और सुमात्रा पर अपने केंद्र स्थापित किए। यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ द नीदरलैंड हॉलैंड की कंपनी का नाम था। तो आप कहेंगे इसमें कौन कौन सा सही है? तीनों ही सही है, बिल्कुल। यूरोप के एक बड़े राज्य डेनमार्क ने डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी बनाकर के भारत भेजी। उन्होंने पूर्वी समुद्र तट पर मद्रास के दक्षिण में ट्रैंकियाबार में एक फैक्ट्री बनाई, लेकिन इस कंपनी को अधिक सफलता नहीं मिली। हॉलैंड से भी एक कंपनी भारत से व्यापार करने के लिए आई। इसका नाम यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ द नीदरलैंड्स था। ठीक है, हॉलैंड के लोग एशिया में उन क्षेत्रों की खोज करते हुए आए थे जिनमें बहुत अधिक मसाले उत्पन्न होते थे। जावा और सुमात्रा में उन्होंने केंद्र बनाया। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंबई किससे प्राप्त किया था? बंबई प्राप्त किया था पुर्तगालियों से। ईस्ट इंडिया कंपनी ने पुर्तगाली राजकुमारी का इंग्लैंड के शासक चार्ल्स द्वितीय के साथ में विवाह होने पर अंग्रेजों को पुर्तगालियों से दहेज के रूप में बंबई प्राप्त हुआ। बाद में ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंप दिया गया। अंग्रेजों ने व्यापार के लिए 1600 ईस्वी में एक व्यापारी कंपनी स्थापित की। अंग्रेजों ने मछलीपट्टनम, फोर्ट सेंट जॉर्ज और फोर्ट विलियम सेंट जॉर्ज मद्रास में और फोर्ट विलियम कोलकाता में अपनी फैक्ट्रियां बनवाई। व्यापार और जहाज जाने की दृष्टि से इन सभी स्थानों की स्थिति बहुत अच्छी थी। भारत में व्यापार करने वाली दो अंग्रेजी कंपनियां थीं। 1703 में ये दोनों कंपनियां मिलकर के एक हो गई और उसका नाम द यूनाइटेड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ इंग्लैंड ट्रेडिंग टू द ईस्ट इंडीज नाम रखा गया। द यूनाइटेड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ इंग्लैंड ट्रेडिंग टू द ईस्ट इंडीज रखा गया। ठीक है, नेक्स्ट है पौंडीचेरी में इनमें से किस यूरोपीय कंपनी का अधिकार था? फ्रांस का। 1664 में फ्रांस के लोगों ने भी भारत में व्यापार करने के लिए एक कंपनी बनाई। मद्रास के दक्षिण में फ्रांसीसी एक स्थान पर बस गए जो कि पौंडीचेरी कहलाया। ये लगभग वही स्थान था जो कि ईसा की पहली शताब्दी में प्राचीन रोमन व्यापार का केंद्र अरिकमेदु था। अन्य यूरोपीय कंपनियों की अपेक्षा फ्रांसीसी अंग्रेजों की अधिक शक्तिशाली प्रतिद्वंदी थे। मुगल साम्राज्य के पतन के कारणों से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करिए। पहला है कि औरंगजेब के उत्तराधिकारी कमजोर थे। इस समय बुंदेलखंड, रुहेलखंड आदि लगातार विद्रोह कर रहे थे। उत्तरवर्ती मुगल बादशाहों का विलासितापूर्ण जीवन है। तो बताइए इनमें से सही कौन है? तो आप कहेंगे कि ये तीनों ही अगर सही पूछा जा रहा है तो ये तीनों ही बिल्कुल सत्य है। 18वीं शताब्दी में मुगल साम्राज्य छिन्न भिन्न होने लगा था। ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि औरंगजेब के उत्तराधिकारी कमजोर शासक थे। वे साम्राज्य का पतन रोक नहीं पाए। इस समय मुगल बादशाहों के विरुद्ध विभिन्न विद्रोह होते रहे थे, जिनमें की बुंदेलखंड,
सिख बंदा बहादुर के नेतृत्व में सिख और रोहिलखंड के अफगानों के विद्रोह निर्णायक थे। मराठे भी ब्राह्मण मंत्री पेशवाओं की नई शासन व्यवस्था में संगठित हो रहे थे। इस समय हैदराबाद, बंगाल और अवध के महत्वपूर्ण प्रांतों के सूबेदारों ने अपने स्वतंत्र राज्य स्थापित कर लिए थे। उत्तरवर्ती मुगल बादशाहों का विलासितापूर्ण जीवन पतन का एक अन्य पक्ष था। विलासितापूर्ण जीवन से व्यापार की आमदनी और भूमि की लगान से प्राप्त बहुत सा धन व्यय हो जाता था। अन्य पतन के कारणों में नौसेना का अभाव, नवीन विज्ञान के विकास से उदासीनता, तो खाने का परंपरागत होना आदि प्रमुख था। तो ये आपके थे क्लास 7 की पुरानी एनसीईआरटी, जिसमें कि हम लोगों ने मध्यकालीन के चैप्टर्स को कवर किए। इसके बाद हम लोग